कोयल मल्होत्रा शो में जिग्नेश भाई का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी सास और माँ दोनों एक ही समय पर उनके घर रहने आने वाली हैं और दोनों में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में वो दोनों पति पत्नी किस तरह एक दूसरे की जानी दुश्मन माओं से घर की शांति भंग होने से बचाएं। अर्पिता बोली, जिग्नेश भाई ये बताओ कि उनमें लड़ाई किस बात पर होती है। जिग्नेश बोला, कोयल बेन पूछो ही मत, बल्कि ये पूछो कि किस बात पर लड़ाई नहीं होती। एक के सामने दूसरे के बनाए खाने की तारीफ नहीं कर सकते। दोनों को एक दूसरे से महंगे कपड़े पहनने होते हैं। दोनों के लिए अपने पति और अपने बच्चे बेस्ट हैं। टीवी के रिमोट के लिए लड़ लेती हैं। दोनों के लिए अलग अलग टीवी है, पर दोनों को एक ही टीवी में इंटरेस्ट है। कार में दोनों को आगे वाली सीट पर बैठना होता है। और ये सब तो छोड़ो, वो तो इस बात पर भी लड़ लेती है कि किसको ज्यादा बीमारियां हैं और किसके दुख ज्यादा है। मतलब दुखों के लिए भी कंपटीशन। हम तो तंग आ जाते हैं। अर्पिता हंसते हुए बोली, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तो बड़ों की नहीं बल्कि बच्चों की बात हो रही है, इसलिए इनका इलाज भी कुछ बच्चों जैसे ही करना होगा। कैसे हम दो बहुत बोलने वाले बच्चों में ज्यादा देर चुप रहने वाले बच्चे को कोई इनाम देने का लालच देते हैं, वैसे ही इन दोनों हाइपर एक्टिव माओ को किसी लालच से कंट्रोल करना पड़ेगा। जिग्नेश एक्साइटेड होकर बोला, वो कैसे? अर्पिता बोली, बताती हूँ। वैसे ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पर इस बार तो काम निकल ही जाएगा। अपने किसी ऐसे दोस्त को घर रहने के लिए बुला लो जिसे तुम्हारी माँ और सास ना जानती हो। फिर दोनों माओ से बोलना कि वो तुम्हारा बॉस है और उसके घर पर कुछ रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए कुछ दिन तुमने अपने घर पर बुला लिया है उसे। बॉस के नाम से वैसे ही तुम्हारी माँ थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगी। फिर उन्हें ये भी बोल देना कि तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है, उन दोनों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो प्रमोशन रह जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा लालच भी ऐड कर देना। बोला, जो माँ सबसे ज्यादा शांति बनाए रखने की कोशिश करेगी उसे तुम बॉस के जाने के बाद कोई महंगा गिफ्ट या उनकी पसंद की चीज दोगे। कंपटीशन में दोनों ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करेंगी और दोस्त को कैसे भी हाथ पैर जोड़कर उनके जाने तक रोके रखना। जिग्नेश बोला, सुपर्ब आइडिया छे। आई होप ये तरीका काम कर जाए कोयल बेन। अर्पिता बोली, जिग्नेश भाई अगर ये तरीका भी काम ना करे तो फिर एक ही तरीका है, तुम दोनों पति पत्नी अपनी माँ को छोड़ना उनके हाल पर और दोनों अपना सामान उठाकर कहीं छुट्टियों पर निकल जाना। ऑल द बेस्ट। जिग्नेश ने थैंक यू कहकर फोन काटा तो अर्पिता मन में बोली, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है, अगर हमारी और गौरव की माँ दोनों एक साथ हमारे घर आ गई तब क्या होगा। नहीं, सोच कर ही काम करें हम तो। बाबा जी वो दोनों अपने घर में ठीक है। वहाँ घर पर बिना काम के बैठा गौरव कोयल से बात करने के लिए उतावला हुए जा रहा था। फोटो में कोयल के साथ वो लड़का कौन था, ये बात उसे खाई जा रही थी। मौका मिलते ही उसने कोयल को फोन लगा दिया। अर्पिता गौरव का फोन देखकर जल्दी से रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर ऑफिस से बाहर चली गई। कोयल के फोन उठाते ही गौरव बोला, इंडिया के बाद पूरे यूनिवर्स में फेमस होने का इरादा है क्या? अर्पिता बोली, बचपन में मिस यूनिवर्स बनने के सपने देखती थी, वो तो बन नहीं पाई, सोचा कुछ और करके यूनिवर्स में फेमस हो जाओ। गौरव बोला, कांग्रेचुलेशंस, अपने मकसद में कामयाब हो रही हो तुम तो तोप निकली यार। पहले उस बच्चे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया, फिर उस लड़की को सन की वन साइड लवर से, और अब सुप्रिया मलिक को जस्टिस दिलाने के लिए जंग छेड़ दी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अर्पिता बोली, थैंक यू। बॉल आई जा रही है और मैं बैटिंग किए जा रही हूँ, और तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारे। अर्पिता ये पूछकर गौरव के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, जिससे उसे गौरव के हॉस्टेजेस वाली लोकेशन पर जाने का असली कारण पता चल सके। लेकिन गौरव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जो पेपर में तुम्हारी एक लड़के के साथ फोटो आई थी ना, वो लड़का कौन है? अर्पिता बोली, मेरा कुलीग है एक, उसी के साथ वहाँ गई थी। कुलीग? पर उसने तो तुम्हें हक किया हुआ था, और लड़कियों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। क्यों? और कुलीग हक नहीं कर सकती क्या? तुम तो बहुत पुराने ख्यालों वाले निकली यार, हुमायूं के जमाने के हो क्या? गौरव ये सुनकर झेप गया। वो बोला, कोई किसी भी जमाने का हो, ऐसे ही किसी से भी नजदीकी बढ़ाना ठीक बात नहीं है। गौतम पता है मेरे पास में वोटर कार्ड और परमानेंट लाइसेंस दोनों है, और मैं लीगली शादी भी कर सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कि हमारे देश की गवर्नमेंट तक मुझे समझदार मानती है। पता नहीं तुम्हें मेरी समझदारी पर शक क्यों है। मैं ध्यान रख सकती हूँ अपना, ओके? पर मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, लोगों की समझ मुझे तुमसे ज्यादा है, रिश्ते नाते ज्यादा समझता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, सब रिलेशंस में एक बाउंड्री रखनी चाहिए। अर्पिता गौरव की बात सुनकर मन में बोली, पति होकर हमसे तो रिश्ता निभा नहीं पाया, चला है दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइस देने। अर्पिता बोली, गौतम अगर कछुआ तेज भागने की क्लास दे तो तुम लोगे? नहीं ना, हम भी वही करते हैं, जो बिना नॉलेज ज्ञान झाड़ता है ना, उसकी बात को धूल की तरह झाड़ देते हैं। गौरव बोला, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा है। मुझे लगता है पहले तुम्हें ओपिनियन रखनी और ओपिनियन थोपने में फर्क समझना चाहिए, हम उसके बाद बात करेंगे, बाय। अर्पिता ने फोन काट दिया। गौरव फोन रखते ही बोला, लड़कियों में दिमाग की इतनी कमी क्यों होती है, इन्हें सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती है। अगर उस कोलीग की नीयत खराब हुई तो, अगर उसने कोयल का फायदा उठाने की कोशिश की तो क्या? मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? कोयल लगती क्या है मेरी? मैं उसको लेकर इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा हूँ? ये सिर्फ फोटो ही थी, हो सकता है उसका कोलीग गलत ना हो। ओह शिट, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे कोयल से प्यार तो नहीं हो गया है? इसलिए सब कुछ भूलकर मैं अपनी जान की परवाह किए बिना पाइप पर चढ़ गया। ओह यस आई लव हर, मुझे उसे बताना ही होगा। नहीं, अभी जो बेवकूफी की है, पहले उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। पता नहीं वो अब मुझसे बात करेगी भी या नहीं। वहाँ गौरव को कोयल के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया था, और यहाँ अर्पिता गौरव के इस अजीब बर्ताव से हैरान थी। वो दोबारा रिकॉर्डिंग रूम में जाते हुए सोचने लगी, रोमांस के नाम से दूर भागने वाला गौरव पॉसेसिव लवर जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं ये कोयल से प्यार तो नहीं करने लग गया है? बाबा जी सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। आप क्या ऊपर बैठे बैठे कंफ्यूजन वाली कॉमेडी एंजॉय कर रहे हो? हाँ, दिमाग में पहेलियां बुझाती अर्पिता जैसे ही सागरिका के कैबिन के पास से निकली तो जरा से खुले रहे दरवाजे में से उसे रणवीर और सागरिका की बहस करने की आवाज आई। अर्पिता वहीं खड़ी होकर सब सुनने लगी। सागरिका बोली, नहीं ये सिर्फ आज की बात नहीं है रणवीर, उस दिन भी लंदन से अचानक आकर तुमने कंपनी बेचने की बात बोल दी थी। मैं सबके सामने कुछ नहीं बोल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। पहले तुमने ये रीजन दिया था कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट वापस लेना है। मैंने समझा इस बात को और कुछ नहीं बोला, पर अब क्यों? हर तरफ से पैसा आ रहा है, तुम अचानक से आकर बोल रहे हो कि तुम्हें अपने 50 करोड़ चाहिए। अब मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है। रणवीर बोला, सागरिका मानो कंपनी प्रॉफिट में है, पर कब तक? रेडियो मस्ती सिर्फ कोयल मल्होत्रा शो पर डिपेंड है, और शो अर्पिता पर। अर्पिता गई तो सब खत्म। उसके बाद ऋत्विक के पास कोई प्लान भी है? नहीं ना, ये 50 करोड़ एक झटके में डूब जाएंगे, एंड आई कांट अफोर्ड इट, इसलिए जल्द से जल्द मुझे मेरा पैसा निकालना पड़ेगा। सागरिका बोली, तुम तो फैमिली को सबसे ऊपर रखते हो ना, आज कहाँ गई फैमिली? मैं अर्पिता से कभी अग्री नहीं करती रणवीर, लेकिन आज उसने जो बात बोली है वो सच है। 2 दिन में इन्वेस्टर फाइनल करना इज नॉट अ गेम, बहुत क्रूशियल डिसीजन है ये। तुम्हें अपने पैसे निकालने हैं निकालो, बट एटलीस्ट गिव ऋत्विक सम टाइम। इन्वेस्टर का बैकग्राउंड चेक करना, उसका मोटिव चेक करना, इट टेक्स टाइम। तुम तो जानते हो ना, प्लीज थोड़ा रुक जाओ। रणवीर बोला, सॉरी सागरिका,
बट आई कांट वेस्ट माय टाइम हियर। मुझे लंदन जाकर वहां भी सब देखना है। मैंने इसलिए कहा था कि अगर चाहिए तो मैं इन्वेस्टर ला देता हूँ। आई नो फ्यू इन्वेस्टर्स हियर, वो सब इंटरेस्टेड हैं। सागरिका बोली, ओह वाओ, तो तुमने इन्वेस्टर से ऑलरेडी बात की हुई है? हाँ। और भी कुछ है जो तुमने मुझसे पूछे बिना फाइनल कर रखा है? हो सकता है कल तुम आओ और बोलो कि मैंने तो अपनी शेयर्स बेच दिए हैं, बड़ी बात नहीं है ना? रणवीर इरिटेट होकर बोला, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, प्लीज ये तुम्हारा गेसिंग गेम खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे किसी से मिलना है, बाय। रणवीर बाहर आने लगा तो अर्पिता भागकर जल्दी से पास वाले रूम में घुस गई। वो खुद से बोली, ये जीजा जी तो पहुंची हुई चीज निकले, मुझे लगा था अच्छी इंसान है, पर ये तो सागरिका से भी बड़े पैसों के भूखे हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि सागरिका बहुत बढ़िया औरत है, कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचा उसने। बेचारा ऋत्विक जीजा जी के गुण खाता रहता है, उसे पता चलेगा तो बहुत दुख हो जाएगा उसे। अर्पिता दुखी मन से रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठी, तभी कोयल के नंबर पर गौरव का सॉरी का मैसेज आया, जिसमें गौरव ने लिखा था कि कोयल उसे माफी मांगने का एक मौका दे। अर्पिता मैसेज पढ़कर मन में बोली, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है इसे बात करने का, पर इसके दिमाग में कोयल को लेकर क्या खिचड़ी पकड़ी है वो जानना भी जरूरी है। खुद को रिकॉर्डिंग रूम में अकेला पाकर अर्पिता ने कोयल के नंबर से गौरव को फोन मिलाया। गौरव ने झट से फोन उठाया और बोला, सॉरी 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 सॉरी, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो इतनी फालतू बातें बोलती तुम्हें। कोयल, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी को लेकर वर्रिड था, पर गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, खुद का ध्यान रख सकती हो, इतने बड़े बड़े काम कर रही हो, तो ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, तुम गुस्सा हो। अर्पिता बोली, थी, लेकिन अब तुमने इतनी माफी मांग ली है तो कोई बात नहीं, पर गौतम मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब लगा, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, बोला ना गलती हो गई है, पर ये प्रूव करने के लिए कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, वरना मुझे लगेगा कि तुम अभी नाराज हो। अर्पिता मन में बोली, टूटी टांग में भी मिलने के लिए मचल रहा है, मेरा पति तो गया हाथ से, तुम्हें मिलना है ना बच्चों, ठीक है। अर्पिता बोली, ठीक है डन, पर मिलने के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? गौरव ने कहा। अखबार में कोयल की फोटो किसी और आदमी के साथ देखकर गौरव जल भुन गया था। उसने कोयल को फोन करके कई सारे सवाल जवाब किए और कोयल के खुद को डिफेंड करने पर वो उससे गुस्सा हो गया। अर्पिता एक ओर सागरिका के पति रणवीर की असली नियत जानकर ऋत्विक और रेडियो मस्ती के लिए परेशान थी, वहीं दूसरी ओर उसे गौरव के कोयल से किए अजीब बर्ताव की चिंता हो रही थी। गौरव ने भी जब अपने बर्ताव के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वो कोयल से प्यार करने लगा है। उसने डिसाइड किया कि वो कोयल से अपने प्यार का इजहार कर देगा। उसने उसे दोबारा फोन करके माफी मांगी और कहा कि अगर कोयल ने उसे सच में माफ किया है तो वो उससे एक बार मिलने के लिए हाँ बोल दे। अर्पिता हैरान थी कि आखिर गौरव के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो अपनी टांग के टूट जाने पर भी कोयल से मिलना चाहता है। उसने गौरव से कहा, ठीक है गौतम, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। गौरव ने झट से पूछा, कैसी शर्त? अर्पिता बोली, तुम्हें मेरी पसंद की जगह पर मिलने आना होगा। गौरव बोला, अरे इतनी सी बात, बताओ कहाँ आना है, तुम जहाँ बोलोगी मैं आ जाऊंगा। तुम्हें नीमराणा फोर्ट पता है? गुरुग्राम से 2 घंटे की दूरी पर है। वहाँ पास ही की एक पहाड़ी पर एक बहुत पुराना माता का मंदिर है, मैं बहुत मानती हूँ उन्हें। कल सुबह 7 बजे वहाँ आ जाना। अर्पिता को पता था कि गौरव के पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसी जगह बोली जहाँ गौरव चाहकर भी ना पाए। गौरव कोयल की मिलने के लिए हाँ सुनकर जितना खुश हुआ था, कोयल की शर्त सुनकर उतना ही दुखी हो गया। उसका सारा एक्साइटमेंट एक सेकंड में हवा हो गया। वो बोला, पहाड़ी पर? अर्पिता हंसते हुए बोली, क्यों क्या हुआ? पहाड़ी का नाम सुनकर हवा निकल गई तुम्हारी? तुम तो बोलते थे कि तुम बड़े एडवेंचरस हो, ट्रैकिंग पसंद है तुम्हें, फेंक रहे थे क्या? कोयल के सामने अपना इंप्रेशन खराब होते देख गौरव झट से बोला, नहीं नहीं, वो तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए चढ़ नहीं पाऊंगा ऊपर। अर्पिता चौंकने का नाटक करते हुए बोली, क्या हुआ? फ्रैक्चर कैसे हो गया? गौरव ने सोचा, नहीं नहीं, सच नहीं बता सकता इसे, कहीं ये गुस्सा ना हो जाए कि मैंने इतना रिस्क क्यों लिया इसके लिए। वैसे भी अभी नाराज कर दिया था मैंने इसे, दोबारा गुस्सा हो गई तो फिर मनाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं इसने मिलने से मना कर दिया तो फिर कैसे बताऊंगा इसे अपने दिल की बात। अर्पिता मन में बोली, अब फंसे ना बच्चू, अब तो बताना पड़ेगा तुम्हें तुम वहां करने क्या गए थे। गौरव बोला, वो मैं सीढ़ियों से गिर गया था, पैर में प्लास्टर बना है 1 महीने के लिए, लेकिन तुमने कहा है तो पहाड़ी पर माता के मंदिर में मिलेंगे, चाहे फिर 1 महीने बाद ही सही। अर्पिता मन में बोली, इतना भी बेवकूफ नहीं है ये, सच नहीं बता रहा है, पर चलो कम से कम 1 महीने के लिए इसका मिलना का जात तो बंद होगा, वरना हर 10 दिन में बैंक के लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाने के रिमाइंडर की तरह बज उठता है। इस 1 महीने में इससे ना मिलने का कोई और बहाना ढूंढ ही लेंगे। अर्पिता बोली, हाँ हाँ तुम पहले ठीक हो जाओ, मैं वैसे भी कहाँ भागे जा रही हूँ ना, चलो शो में कॉल आ रहा है, रखती हूँ फोन, तुम ध्यान रखना अपना, बाय। गौरव ने बाय कहकर फोन रखा और बोला, पता नहीं 1 महीना कैसे वेट करूंगा मैं, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में बैठे बैठे अर्पिता बुदबुदाई, गौरव तो कोयल को हर बात बताता है, फिर इसने अपने फ्रैक्चर के बारे में झूठ क्यों बोला, और ये भी नहीं बताया कि वो कल हमें यानी अपनी पत्नी अर्पिता को ढूंढने गया था वहाँ। ये आदमी तो मिस्ट्री बनता जा रहा है, सारा दिमाग के तार हिला दिए इसने हमारे। मन तो कर रहा है इसके सर पर रखें एक तमंचा और उगलवाएं सारा सच, बस तमंचा नहीं है हमारे पास। अर्पिता खुद से बातें कर रही थी कि तभी आलोक बोला, किसके लिए चाहिए तुझे तमंचा, किसकी शामत आई है? अर्पिता अचानक से आलोक की आवाज सुनकर घबरा गई, वो हड़बड़ाते हुए बोली, किसी की नहीं, तू कब आया? क्या सुना तूने? आलोक बोला, यही कि तुझे किसी का सच उगलवाने के लिए गन चाहिए, लगता है सुप्रिया मलिक से काफी इंस्पायर हो गई है तू, पर तुझे असली गन की जरूरत नहीं है, तू जो शब्दों के बाण छोड़ती है ना वही काफी है किसी को डराने के लिए। अर्पिता ताना मारते हुए बोली, जोक था ये तो हंस ले थोड़ा। वैसे एक बात बता, अभी तो न्यूज चैनल वाले ऋत्विक और उसके भाई बहनों का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो तुम बालों में इतना जलवे लगाकर नागराज क्यों बन रहे हो, और परफ्यूम की बोतल उड़ेल लिया है तुमने खुद पर, चलता फिरता फूलों का बाग लग रहे हो, ध्यान से कहीं मधुमक्खियां तुम पर अपना छत्ता ही ना बना ले। आलोक बोला, सच बता, मेरी खूबसूरती से जलती है ना तू? मेरा मानना है हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्या पता न्यूज चैनल वाले अचानक से मेरा इंटरव्यू लेने लगे तो। सही बात है, जाओ तुम इंटरव्यू दो, ऑल द बेस्ट, और हाँ जाते हुए दरवाजे पर नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा देना, पता चला न्यूज चैनल वाले हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। आलोक उसे छेड़ते हुए बोला, एक काम कर, जमीन में बिल बनाकर घुस जा, नो एंट्री का बोर्ड चाहिए मैडम को बड़ा। अर्पिता ने आलोक को घूर कर देखा तो आलोक हंसता हुआ बाहर निकल गया। रेडियो मस्ती के कॉन्फ्रेंस रूम में ऋत्विक का इंटरव्यू शुरू हो गया। इंटरव्यूअर बोला, हेलो एवरीवन, आज हमारे गेस्ट वो लोग हैं जिनके बारे में इंडिया में अभी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। सुप्रिया मलिक केस में अहम भूमिका निभाने वाली हमारी कोयल मल्होत्रा जिस एफएम स्टेशन का हिस्सा है, यानी कि रेडियो मस्ती, उसकी शुरुआत करने वाले 3 भाई बहन ऋत्विक सिंघानिया, राज सिंघानिया और सागरिका सिंघानिया। तो आप सबकी और हमारी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हम पहुंच गए हैं रेडियो मस्ती के ऑफिस में।
मेरी तरह आप भी एक बात जानना चाहते होंगे, इसलिए मेरा पहला सवाल यही है, ऋत्विक जी, कोयल मल्होत्रा इस इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आई? एक्चुअल स्टार तो वही है, क्या उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? ऋत्विक बोला, बात तो बिल्कुल सही है, एक्चुअल स्टार वही है। हर कोई जानता है कि कोयल अपने काम के लिए कितनी पैशनेट और डेडिकेटेड है। हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं और वो हमेशा की तरह कॉलर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही है। इंटरव्यूअर बोला, फिर तो हमारी ऑडियंस धर्म संकट में होगी कि वो अभी कोयल को सुने या इस इंटरव्यू को देखे। राज बोला, मुझे लग रहा है आपको रिपीट टेलीकास्ट दिखाना पड़ेगा। ये सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में सभी हंसने लगे। वहां घर पर बैठकर ये इंटरव्यू देख रहा गौरव ऋत्विक को देखकर चौंक गया। वो ध्यान से इंटरव्यू को देखने लगा। इंटरव्यूअर ने अपना अगला सवाल पूछा, सुप्रिया मलिक केस के बाद अचानक से रेडियो मस्ती और आप सब लोग इतना लाइमलाइट में आ गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? और कुछ लोगों का कहना है कि ये आपकी कंपनी का एक पब्लिसिटी स्टंट था, सब प्लान ड्रामा था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सागरिका बोली, सबसे पहले आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आई थिंक आप एमएलए मोहन चौधरी और उसके सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और ये कह नहीं सकता। एक्सीडेंट के एविडेंस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा है और ये वीडियो हमें ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड से मिला है। एमएलए खुद की और अपने पोते समर चौधरी की इमेज क्लियर करने के लिए झूठे एलिगेशंस हम पर लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और हमें लाइमलाइट में आकर कैसा लग रहा है? जैसा किसी भी नॉर्मल इंसान को लगेगा। हम लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं। ढेरों इंटरव्यूज लाइंड अप हैं और सबसे बड़ी बात, जिस मकसद से ये शो यानी कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट शुरू किया गया था, वो हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। लोग कोयल से अपनी प्रॉब्लम्स कह रहे हैं और उन्हें सोल्यूशन भी मिल रहा है। सो यस, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। अर्पिता जो रिकॉर्डिंग रूम में बैठकर इंटरव्यू देख रही थी, वो खुद से बोली, बेचारी सागरिका, इसे कैमरा के सामने हमारी तारीफ करनी पड़ रही है। दिल पर छुरियां चल रही होगी इसके, पर हमें तो बड़ा मजा आ रहा है बाबूजी। काश ये इंटरव्यूअर सारे सवाल सागरिका से ही करे। अब घर पर इंटरव्यू देख रही ऋत्विक की मॉम टीवी की बलाइन लेते हुए बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चे टीवी पर, नजर न लग जाए किसी की। थू थू थू। घर आते ही नजर उतारूंगी तीनों की। स्टूडियो में इंटरव्यूअर ने पूछा, ऋत्विक जी, पूरा इंडिया अपनी स्टार कोयल मल्होत्रा का चेहरा देखना चाहता है, फिर वो क्यों नहीं आ रही है सबके सामने? आप लोगों ने सोचा है कि कब उनके चेहरे से वो मास्क हटेगा और लोगों को अपनी कोयल का चेहरा देखने को मिलेगा? अर्पिता बुदबुदाई, ऋत्विक भावनाओं में बहकर रायता मत फैला देना, मना करो मना करो। राज और सागरिका भी क्यूरियोसिटी से ऋत्विक की तरफ देख रहे थे। ऋत्विक बोला, हम पहले सोच रहे थे कि कोयल को सबके सामने ले आएंगे, लेकिन फिर ये केस हो गया। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनके पास पैसा, पावर सब है, और ये हमने देखा भी है कि कैसे सुप्रिया मलिक का केस दबा दिया गया था। इसलिए हम हमारे सभी एम्प्लॉइज स्पेशली कोयल की सिक्योरिटी को लेकर वरीड हो गए थे और फाइनली हमने कोयल की आइडेंटिटी रिवील ना करने का फैसला किया है। आई होप हमारी ऑडियंस इस बात को समझेगी और हमें सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारी प्यारी कोयल को कुछ हो। और आपको नहीं लगता कि कोयल मल्होत्रा का सिर्फ नाम ही काफी है? इंटरव्यूअर बोला, ऋत्विक जी, इस बात पर तो मैं आपसे पूरी तरह से अग्री करूंगा। वाकई कोयल मल्होत्रा का नाम ही काफी है। शायद थोड़े दिन में हर प्रॉब्लम कहेगी कि मैं सो रही हूँ, वरना कोयल आ जाएगी। और हम सब चाहते हैं कि कोयल सेफ रहे। एक आखिरी लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, सब जानना चाहते हैं कि उस दिन कार में कोयल के साथ कौन था? एक फोटो में जिस आदमी ने कोयल को गले लगाया हुआ था, वो मिस्ट्री मैन कौन था? क्या वो कोयल का बॉयफ्रेंड है? और वो अभी इस वक्त कहाँ है? ऋत्विक ये सवाल सुनकर शांत हो गया। वहाँ गौरव और अर्पिता भी इस सवाल का जवाब सुनने के लिए बेचैन थे। इंटरव्यूअर के इस सवाल का क्या जवाब देगा ऋत्विक? सुप्रिया मलिक केस के बाद रेडियो मस्ती सबकी नजरों में आ गया था। सभी न्यूज चैनल्स और सारा मीडिया रेडियो मस्ती में काम कर रहे लोगों और कोयल के बारे में जानना चाहते थे। अभी रेडियो मस्ती के कॉन्फ्रेंस रूम में एक न्यूज चैनल ऋत्विक, राज और सागरिका का इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यूअर ने जब पेपर में छपे एक फोटो में कोयल के साथ दिख रहे आदमी के बारे में पूछा तो ऋत्विक चुप हो गया। तब अचानक से राज बोला, अरे इंटरव्यूअर साहब, अगर हर गले लगने वाला इंसान बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने लगा तो उस हिसाब से तो अब तक मेरी हजारों गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। और आप एक बात बताइए, अगर ये जो मैम है आपके साथ जिन्होंने कैमरा संभाला हुआ है, अगर उनकी जान खतरे में हो और वो सेफली लौट आए तो आप खुशी से उन्हें गले नहीं लगाएंगे? बस उस दिन यही हुआ। कोयल का कोलीग जो उस दिन कोयल के साथ गया था, उसने खुशी में कोयल को हक कर लिया। आई थिंक इतना जानना काफी है आपके लिए। अब वो कोलीग कौन है, अभी कहाँ है, ये बताना तो किसी की पर्सनल लाइफ में घुसपैठ करने जैसा है। तो कोयल के चाहने वालों, आप डिसअपॉइंट मत होइए, आपकी कोयल एकदम सिंगल है, सपने देखते रहिए। ऋत्विक ने राज की आखिरी लाइन पर उसे घूर कर देखा। राज ने चुपके से कैमरे की तरफ इशारा किया तो ऋत्विक जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। इंटरव्यूअर बोला, राज जी, मुझे आपकी बात पर यकीन है, जरूर वो आदमी कोयल का बॉयफ्रेंड नहीं था, वरना कोई प्यार करने वाला कोयल को ऐसे अकेले अंदर नहीं जाने देता और खुद कायरो की तरह कार में ना बैठा रहता, इसलिए शायद बाद में मुंह भी ढक लिया था उसने। ये सुनकर राज को बहुत तेज गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सागरिका ने उसे शांत रहने का इशारा किया। आलोक बोला, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, पर कोई कुछ बोलना चाहता है। सभी हैरानी से आलोक को देखने लगे। आलोक ने कॉन्फ्रेंस रूम के स्पीकर्स ऑन किए और कोयल की आवाज आई। वो लाइव थी। नमस्ते इंटरव्यूअर जी, मुझसे बुलवा कर ही मानिए आप। यार आप तो इंटरव्यू लेते लेते हम लोगों के ही मजे लेने लगे। चलिए आपके सवाल का जवाब मैं दे ही देती हूँ। उस दिन मेरे कोलीग को अंदर आने और यहाँ तक कि कार से निकलने के लिए मैंने मना किया था। इस पूरे केस से उसका कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी वो मेरे साथ मेरी सेफ्टी के लिए वहाँ आया। घर पर उसकी बीमार माँ उसका वेट कर रही थी और मैंने उसे उसकी माँ की कसम दी थी, बस इसलिए वो बाहर नहीं निकला। वरना मुझे पता है, भले ही वो कोलीग सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। अब जरा माँ के नाम पर तो पिघल जाइए इंटरव्यूअर जी, यार इतने निर्दयी भी मत बनिए। ऋत्विक ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अर्पिता जानती है कि ऋत्विक उसके लिए जान भी दे सकता है। वो मन में बोला, अर्पिता अब ऐसी बातें करोगी तो हक करने का तो मन करेगा ही ना। इंटरव्यूअर बोला, अब कोयल ने खुद बोला है तो मानना ही पड़ेगा। अर्पिता ने माइक ऑफ किया और खुद से बोली, चलो बाबा जी, ये बढ़िया हो गया, बॉयफ्रेंड का रूमर भी खत्म और लोगों को चेहरा दिखाने की झंझट भी दूर हो गई। वहाँ गौरव भी ये सुनकर खुश हो गया कि वो फोटो वाला आदमी कोयल का कोलीग ही था। वो खुद से बोला, अब ऋत्विक ही मिलवाएगा मुझे कोयल से। इंटरव्यूअर के जाने के बाद ऋत्विक राज को साइड में ले जाकर बोला, क्या बोल रहा था इंटरव्यू में, कोयल एकदम सिंगल है, सपने देखते रहो। राज बोला, भाई आपने तो कहा था कि किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए आपके और अर्पिता के बारे में, और अर्पिता भी बॉयफ्रेंड वाले रूमर से गुस्सा है। वही तो किया मैंने, एकदम पक्का यकीन दिला दिया लोगों को कि अर्पिता यानी उनकी कोयल का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऋत्विक बोला, अपनी भाभी के लिए ऐसे कौन बोलता है, ओवर एक्टिंग की दुकान, घर चल, मॉम से मार खिलवाऊंगा तुझे। राज मुस्कुराते हुए बोला, पॉसेसिव, वैसे भाई सिर्फ आप ही पॉसेसिव नहीं हो, अर्पिता भी है। कैसे आपकी इज्जत पर जब बात आई तो अर्पिता आपको बचाने के लिए कूद पड़ी। राम मिलाए जोड़ी कसम से। ऋत्विक ये सुनकर मुस्कुराया और बोला,
चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा, मार तो तुझे अभी भी पड़ेगी मुंह से। राज बोला, भाई आई लव यू, और उसने ऋत्विक को गले लगा लिया। दोनों भाइयों को यूं गले मिलते देख सागरिका उनके पास आई और बोली, मैं भी हूं यार, मुझे क्यों छोड़ दिया। तीनों भाई बहन एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे। अर्पिता जो दूर से देख रही थी, उसने चुपके से अपने फोन से तीनों का फोटो लिया और ऋत्विक की मॉम को वो फोटो भेजते हुए बोली, चलो आंटी का थोड़ा खून बढ़ाया जाए। फोटो देखकर ऋत्विक की मॉम बोली, मैं भी पागल हूँ, कहाँ नजर उतारने की बातें करने लगी। अर्पिता के होते हुए मेरे परिवार को किसी की नजर ही नहीं लग सकती। मेरा नजर बट्टू है ये, भगवान इसे हमेशा खुश रखना और हमेशा मेरे ऋत्विक के साथ रखना। गौरव घर पर अटेंडेंट के भरोसे था, इसलिए अर्पिता ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गई और वहां कोयल से मिलने के ख्यालों से बेचैन हो रही गौरव ने ऋत्विक को फोन लगाया। फोन उठाते ही ऋत्विक बोला, हाय कैसा है, बहुत दिन बाद याद किया यार। गौरव बोला, हम तो याद करते रहते हैं, पर बड़े लोगों से मिलना इतना आसान थोड़ी ना होता है। तू तो छुपा रुस्तम निकला यार, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक निकला और कभी जिक्र तक नहीं किया। ऋत्विक बोला, ये बोलकर एम्बैरेस मत कर मुझे, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं मैं, तेरे लिए वही ऋत्विक हूं, तेरा वीडियो गेम पार्टनर। यार अजीब तो है, पर कभी ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे मेरी कंपनी का जिक्र होता। हम खेलने में रह गए भाई। गौरव बोला, सही में यार, तुझे नहीं पता कि मैं रेगुलरली तेरा एफएम स्टेशन सुनता हूँ और कोयल मल्होत्रा का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तुझे अपने इस दोस्त को कोयल से मिलवाना पड़ेगा। ऋत्विक हिचकिचाते हुए बोला, अब यार ये तो नहीं हो पाएगा, तू कुछ और बोला, तेरे लिए अभी हाजिर कर दूंगा। गौरव निराश होकर बोला, क्यों, ये क्यों नहीं हो पाएगा। ऋत्विक बोला, यार कोयल अपनी आइडेंटिटी आउट नहीं करना चाहती है एंड आई कांट फोर्स माय एम्प्लॉयज टू मीट समवन जिससे ऑफिस का कोई काम ना जुड़ा हो। मुझे नहीं लगता वो किसी फैन से मिलने में कंफर्टेबल होगी। गौरव मन में बोला, कोयल ने तो बोला था कि कंपनी की पॉलिसी की वजह से नहीं मिल सकती वो, फिर ये ऋत्विक कोयल पर क्यों डाल रहा है बात। वैसे अब कोयल खुद मिलने को तैयार है, मैं ही पैर में फ्रैक्चर की वजह से उससे मिल नहीं पाया। ऋत्विक को थोड़ा फोर्स करता हूँ, शायद मान जाए। गौरव बोला, यार मुझे लगता है वो इसलिए मना करती है क्योंकि उसे फैन से मिलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हर नई चीज से थोड़ा डर तो लगता ही है। ऋत्विक झट से बोला, कोयल किसी से नहीं डरती है, तू खुद को उसका फैन कहता है और तुझे अभी तक ये नहीं समझ आया। गौरव बोला, ऋत्विक सबके डरना अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को डॉग से। ऐसे ही मुझे लगता है कि कोयल को शायद ये डर लगता है कि फैंस उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर वो फैंस को कैसे फेस करेगी, वरना कोई इतना फेमस होने के बाद भी अपना फेस क्यों नहीं रिवील करना चाहेगा। वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही जो लोगों से छिपाए। तुझे नहीं लगता तुझे एज अ बॉस उसका ये डर निकालना चाहिए, अगर उसका ये डर निकला तो वो और भी प्रोग्रेस कर सकती है। ऋत्विक बोला, यू आर राइट, मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। अच्छा एक काम कर, तू कल ऑफिस आ जा, तुझे मिलवाता हूं कल। गौरव ने मन में सोचा, नहीं ऑफिस नहीं जा सकता, वहां सबके सामने उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊंगा। फिर गौरव बोला, अब कहीं बाहर नहीं मिल सकते, पता नहीं वहां ऑफिस में सबके सामने कोयल कैसे रिएक्ट करेगी, उसे अच्छा नहीं लगा तो, और बाहर मैं उसके लिए कुछ अच्छे अरेंजमेंट्स भी कर दूंगा, वो खुश हो जाएगी। ऋत्विक बोला, यार बाहर आना तो मुश्किल है थोड़ा, पर मैं ट्राई करता हूँ। एक काम करते हैं, कल शाम को 6 बजे हयात होटल में मिलते हैं। गौरव ने थैंक यू कहकर फोन काटा और खुद से बोला, मुझ पर तो बहुत बस चलता है तुम्हारा कोयल, अब देखते हैं अपने बॉस को कैसे मना करती हो तुम। अर्पिता घर पहुंची तो उसने देखा कि गौरव बहुत खुश था और गाना गा रहा था। अर्पिता ने अपना बैग साइड में रखा और गौरव की दवाइयां उलट पलट कर देखने लगी। गौरव हिचकिचाते हुए बोला, क्या देख रही हो, ले ली सब दवाई मैंने। अर्पिता बोली, वही देख रही थी, अटेंडेंट ने कोई गलत दवाई तो नहीं दी तुम्हें, हमेशा गुस्से में अपने दांत पीसने वाला आज अपनी इतनी बत्तीसी क्यों दिखा रहा है। गौरव मुस्कुराते हुए बोला, आज कुछ भी बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इतना खुश हूं कि तुम्हारे ताने मुझे सुनाई नहीं दे रहे। अर्पिता हैरान होते हुए बोली, बाबा जी कहीं वो अटेंडेंट कोई काला जादू तो नहीं कर गया मेरे पति पर। गौरव बोला, ओ ड्रामा क्वीन, इतनी नौटंकी मत करो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें देखते ही पत्थर फेंकने लगता हूं तुम पर। गौरव को इतना प्यार से बात करते देख अर्पिता बोली, गौरव बताओ ना क्या हुआ है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है क्या। नहीं नहीं वो कैसे होगा, अभी कुछ टाइम पहले तो हुआ था, वैसे इतनी जल्दी दोबारा प्रमोशन जैसे लक्षण नहीं है तुम्हारे, तो फिर कोई लॉटरी लगी है क्या। नहीं वो भी नहीं हो सकता, तुम तो इतने कंजूस हो कि दिमाग भी ये सोचकर कम चलाते हो कि कहीं खर्चा ना हो जाए। फिर क्या हुआ बताओ ना। गौरव बिना कुछ बोले मुस्कुराता रहा तो अर्पिता बोली, इतना छेड़ने पर भी तुमने सीन नहीं मारी, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात है, बताओ ना प्लीज 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 प्लीज। गौरव बोला, एक शर्त है, पर तुम मेरे लिए वो तुम्हारा अगली ओरियो पास्ता बनाओगी, फिर पक्का बता दूंगा। अर्पिता ने गौरव को घूर कर देखा और फिर रसोई की तरफ जाते हुए बोली, बेटा अगर पास्ता खाने के बाद भी नहीं बताया ना तो पेट में से वापस निकाल लेंगे सब। अर्पिता ने झट से पास्ता बनाया और गौरव के सामने पेश कर दिया। गौरव जब पास्ता खाने लगा तो बोली, कैसा है। गौरव बोला, ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अर्पिता बुदबुदाई, इसलिए तुम चमचे भर भर के बिना सांस लिए खा रहे हो। गौरव बोला, चलो बता देता हूँ, मेरा जो दोस्त है ना ऋत्विक, उस दिन रात को छोड़ने आया था मुझे घर पर, वही जब तुम भूतनी बनकर घर में घूम रही थी, वो रेडियो मस्ती का मालिक है। ये सुनकर अर्पिता की सांस अटकी की अटकी रह गई, वो बोलना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। गौरव बोला, लगाना शौक, तुम उस दिन मुझे पुलिस से बचाकर बड़ी डींगे हाँक रही थी ना कि तुम्हारी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से, मेरे दोस्त भी कुछ कम नहीं है। अर्पिता सोचने लगी, बाबा जी हम ये कैसे भूल गए कि ऋत्विक का इंटरव्यू इस कोयल के भक्त ने भी देखा होगा, अगर इसने ऋत्विक से कोयल को मिलाने के लिए बोला तो। अर्पिता बोली, तुम्हारा दोस्त रेडियो मस्ती का मालिक है तो इसमें तुम क्यों इतने उछल रहे हो। अर्पिता को हो गया है आने वाले खतरे का अंदेशा, कोयल के इस सवाल का गौरव क्या जवाब देगा। गौरव को जैसे ही पता चला कि रेडियो मस्ती उसके दोस्त ऋत्विक की ही कंपनी है, उसने उसे कोयल से मिलवाने के लिए कहा। ऋत्विक ने उसे अगले दिन शाम 6 बजे एक होटल में बुलाया। गौरव कोयल से मिलने के बारे में सोचकर बहुत खुश था और हमेशा चिड़चिड़ करने वाले गौरव को इतना खुश देखकर अर्पिता हैरान थी। लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि गौरव ऋत्विक के बारे में जान चुका है, उसे ये चिंता सताने लगी कि कहीं उसने ऋत्विक से कोयल से मिलवाने की बात तो नहीं कर ली। उसने पूछा, कंपनी तुम्हारी दोस्त की है तो इसमें तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो। गौरव बोला, क्योंकि गौरव बोलते बोलते रुक गया। उसने सोचा, भले ही इसे कोयल के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता और मुझे सिर्फ उसका फैन समझती है, पर फिर भी इसको बताया कि मैं कल कोयल से मिलने जा रहा हूँ तो ये मुझे इस हालत में बाहर नहीं जाने देगी, इसे नहीं बताने में भलाई है। गौरव बोला, क्यों क्या होता है, मैं अपने दोस्त के लिए खुश नहीं हो सकता। अर्पिता बोली, हाँ जैसे तुम शोले के जय हो और वो वीरू है, अभी 2-3 महीने पहले तो मिले हो और उसके लिए इतनी खुशी, क्या छिपा रहे हो तुम डिटेक्टिव क्यों बन रही हो। तुम पहले हमारी बात का जवाब दो, तुम इसलिए खुश हो ना क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोयल से मिलवा सकता है, उसके बहुत बड़े फैन हो ना तुम। गौरव ये सुनकर सब पका गया, वो नजरें चुराते हुए बोला, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर अब तुमने आइडिया दे दिया है तो उससे बात करूंगा।
भले मैं अभी कहीं जा नहीं सकता फ्रैक्चर की वजह से, ठीक हो जाऊं फिर बोलता हूं उसे थैंक यू फॉर द आइडिया। अर्पिता सोचने लगी, इस आदमी पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमें, चोर अपनी चोरी थोड़ी ना कबूलेगा, हमें किसी तरह ऋत्विक से पता करना पड़ेगा। अर्पिता ताना मारते हुए बोली, हमारे आइडिया तो हमेशा बढ़िया होते हैं, पर तुम मानो तब ना। यहाँ अर्पिता गौरव की खुशी का राज जानने के लिए पापड़ बेल रही थी और वहां ऋत्विक अर्पिता को गौरव से मिलवाने ले जाने का तरीका ढूंढ रहा था। वो खुद से बोला, अर्पिता को सच बताया तो वो पक्का जाने से मना कर देगी, पर झूठ भी नहीं बोलना मुझे उससे, वो नाराज हो गई तो। लेकिन गौरव भी सही कह रहा था कि अर्पिता की हेजिटेशन दूर करना भी तो जरूरी है। एक काम करता हूँ, उसे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग के बहाने ले जाऊंगा, उसे शक भी नहीं होगा। नहीं यार, मेरा मन ही नहीं मान रहा है, अर्पिता से झूठ बोलने के बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा है, कंफ्यूज हो गया हूँ यार। अब कोयल मल्होत्रा ही दूर करेगी ये कंफ्यूजन, कल सुबह ऑफिस में ही बात करता हूँ उससे। अगले दिन ऋत्विक के घर पर सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। तब सबको शांत देखकर मॉम बोली, रणवीर तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो बेटा, कुछ लो ना। सागरिका उपमा दो रणवीर को। सागरिका बिना कुछ बोले रणवीर की प्लेट में उपमा रखने लगी तो रणवीर बोला, नहीं चाहिए, पेट थोड़ा अपसेट है, सिर्फ फ्रूट खाऊंगा। मॉम बोली, दवाई तुम्हें, और फ्रूट से क्या होता है बेटा, अभी खिचड़ी बनवा देते हैं, पहले बताते तो अब तक बन भी जाती। मॉम को आवाज लगाने लगी तो रणवीर बोला, मॉम सच में भूख नहीं है। सागरिका बोली, रहने दीजिए मॉम, रणवीर को आजकल खाने की नहीं बल्कि पैसों की भूख रहती है, जब इन्हें इनके पैसे मिल जाएंगे तब इनका अपसेट पेट और अपसेट दिमाग सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही सब चौंक कर सागरिका की तरफ देखने लगे। मॉम बोली, बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो, रणवीर बोल रहे हैं ना कि उनकी तबीयत खराब है। रणवीर बोला, मॉम कोई बात नहीं, इसकी आदत हो गई है ताने मारने की, और मेरी आदत हो गई है खाने की जगह ताने खाने की। सागरिका गुस्से में अपनी चेयर से उठी और बोली, सबको मेरी ही आदत खराब लगती है, और तुम इतना ही दुखी हो मुझसे तो क्यों छेड़ रहे हो मुझे। अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से लंदन, अपना बिजनेस संभालने, इसलिए आए थे ना यहाँ। ऋत्विक उठा और सागरिका को नीचे बैठाते हुए बोला, दी काम डाउन दी, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में बाद में, अभी पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो। सभी एक बार फिर से चुप हो गए। कुछ देर में राज बोला, क्यों ना हम सब लोग आज डिनर पर बाहर चले कहीं, घर के खाने से पक गए हैं। बेचारी मॉम की शक्ल देखो, रोज रोज कद्दू लौकी खाकर उनकी जैसी हो गई है। मॉम बोली, क्या बोला शैतान, कद्दू जैसी शक्ल हो गई है मेरी, इधर आ तो अभी बताती हूँ तुझे। हाँ पर ये सही बोल रहा है, आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, मैं भी इतने दिन से कहीं बाहर नहीं गई। ऋत्विक तू अर्पिता को भी बोल देना बेटा। रणवीर बोला, सॉरी मॉम, आज मुझे अपने फ्रेंड की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप सब जाइए। सागरिका का मूड खराब था, वो बोली, मुझे भी नहीं जाना है कहीं, और ये कहकर वहां से वो निकल गई। उसके जाते ही रणवीर भी बाहर चला गया। ऋत्विक बोला, मॉम आज मेरी और अर्पिता की भी शाम को एक मीटिंग है, हम भी नहीं आ पाएंगे, कभी बाद में चलते हैं ना सब, अभी वैसे भी दी का मूड खराब है। मॉम बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम सब अपने काम पर जाओ, मैं सागरिका से बात करती हूँ कि वो ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव ना करे। राज हंसते हुए बोला, हाँ जाओ जाओ माँ, आपकी बेटी को आप ही समझा सकती हो, वरना बाकियों को तो दी कच्चा चबा जाएंगी। ऋत्विक मुस्कुराया और मन में बोला, निकलता हूँ यार, अर्पिता से सवाल पूछकर अपना कंफ्यूजन भी तो दूर करना है। उधर अर्पिता अपने घर से निकलने लगी कि तभी एक लड़का उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अर्पिता बोली, बोलिए। लड़का बोला, दीदी गौरव भैया ने बुलाया था। अर्पिता बोली, गौरव भैया ने, क्यों, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं वो पास वाले सैलून से आया हूँ, भैया ने फेशियल और हेयर कट के लिए बुलाया है। अर्पिता हैरानी से बोली, फेशियल, रुको यहीं आते हैं अभी। अर्पिता अंदर गई और गौरव से बोली, ये तुम्हें घर बैठे बैठे मुंह घिसवाने की जरूरत क्यों पड़ गई? गौरव कंफ्यूज होकर बोला, मुंह घिसवाने की मतलब? अर्पिता बोली, मतलब फेशियल, किसी को बुलाया ना तुमने, बाहर खड़ा है वो। गौरव ये सुनकर हड़बड़ा गया, वो मन में बोला, अरे उसे तो 1 घंटे बाद बुलाया था, अभी क्यों आ गया वो बेवकूफ, अब इस बात का पतंगड़ बनाएगी लड़की। गौरव बोला, अब बुला लिया तो गुनाह कर दिया क्या, घर बैठा हूं तो दाढ़ी मूंछ और बाल बढ़ाकर बाबा जी बन जाऊं, ऑफिस में वीडियो कॉल होते हैं, अच्छा लगना होता है उनमें भी। अर्पिता बोली, तो भड़क क्यों रहे हो, भेजते हैं उसे अंदर। अर्पिता बाहर निकलते हुए सोचने लगी, वैसे तो दुनिया भर में घूमते हुए मुंह पर क्रीम लगाने में मौत आती है इसे, आज घर के वीडियो कॉल के लिए फेशियल करवा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऋत्विक से पूछना पड़ेगा। ऑफिस में ऋत्विक और अर्पिता मिले तो दोनों ही अपना अपना सवाल पूछने के लिए बेचैन थे, इसलिए एक साथ बोल पड़े। ऋत्विक हंसते हुए बोला, पहले तुम बोलो कोयल, लेडीज फर्स्ट। अर्पिता हंसते हुए बोली, लेडीज तो फर्स्ट होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर तुमने हमें अर्पिता नहीं बल्कि कोयल बोला, इसका मतलब तुम्हें हमसे नहीं, कोयल यानी अपनी एम्प्लॉय से बात करनी है, और ऑफिस में बॉस फर्स्ट, इसलिए तुम पहले बोलो। ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पर एक्चुअली मुझे बॉस की तरह नहीं बल्कि तुम्हारे एक कॉलर की तरह काम है। अर्पिता बोली, फिर तो शो में कॉल करना। अर्पिता ऐसा बोलकर जाने के लिए मुड़ी तो ऋत्विक उसे देखता रह गया। अर्पिता रुककर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे अरे मजाक कर रहे थे यार, बताइए कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकती है? ऋत्विक बोला, हाँ तुम भी ना। अच्छा मेरा एक फ्रेंड है, उसे एक अजीब किस्म का डर है, और मुझे लगता है वो डर कभी ना कभी उसकी प्रोग्रेस में रुकावट बनेगा। वो फ्रेंड मेरी बहुत क्लोज है, इसलिए मैं उसका वो डर निकालना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ेगा, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अर्पिता मन में बोली, वाह वाह, मैथ के टीचर से पूछ रहा है मैथ पढ़नी चाहिए या नहीं, हमारी लाइफ तो झूठ से ही चल रही है और ये एक झूठ बोलने से घबरा रहा है। अर्पिता बोली, अगर तुम्हारी दोस्त को फायदा हो रहा है तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई समझदार इंसान कह गया है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ छूट नहीं होता है। अब जैसे छोटे बच्चे कुछ चीज खाने की जिद करते हैं जो वो नहीं खा सकते, तो माँ बाप बोलते हैं ना कि छी गंदा, या फिर ये तो कड़वी दवाई है, तो हर चीज सच में दवाई थोड़ी ना होती है, पर बच्चे की भलाई के लिए ऐसा बोलना पड़ता है ना। अब जैसे तुमने और हमने तुम्हारी मॉम से हमारी शादी का झूठ बोला, जो कि उस समय उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था, तो अगर तुम्हारी झूठ की वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो बोल दो झूठ, क्या पता तुम्हारे दोस्त का इतना भला हो जाए कि वो जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार हो जाए। और देखो ये हमारा ना पर्सनल ओपिनियन है, तो तुम इसे मानो या ना मानो वो तुम पर है, इसलिए अगर झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम हुई ना तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, अपना फैलाया रायता खुद ही समेटना होगा तुमको। ऋत्विक बोला, समझ गया, अच्छा अब तुम बोलो क्या बोल रही थी? अर्पिता जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लगी तभी आलोक की आवाज आई, अर्पिता कॉल आ रहा है। अर्पिता ऋत्विक से बोली, चलो हम शाम को इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के बाद बात करते हैं तुमसे। अच्छा तुम अपनी पहली मीटिंग से डायरेक्ट वहीं आओगे ना, हम वहां ऑफिस से सीधे पहुंच जाएंगे। अर्पिता के जाते ही ऋत्विक खुद से बोला, अब तो अर्पिता ने खुद ग्रीन फ्लैग दे दिया है। ऋत्विक ने गौरव को फोन लगाया और बोला, हेलो हाँ गौरव, सुन शाम को 6 नहीं 5 बजे आ जाना, और मैंने कोयल को नहीं बताया कि कोई उससे मिलने आने वाला है, हम दोनों की एक मीटिंग है 4 बजे, तो जैसे ही हम फ्री होंगे मैं तुझे बता दूंगा,
फिर जब हम मिलेंगे तो तू ऐसे रिएक्ट करना जैसे कोई कोइंसिडेंस है। मैं तुझे कोयल से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा तब। गौरव बोला, थैंक यू ब्रो, मिलते हैं फिर शाम को। फोन रखते ही गौरव बोला, ये तो और भी अच्छा हो गया। अर्पिता के घर आने से पहले मैं वहां जाकर वापस भी आ जाऊंगा। अब बस इस अटेंडेंट को कुछ बोलकर घर से जल्दी भगाना होगा आज, वरना अर्पिता को बता देगा कि मैं गया था कहीं। शाम को होटल में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद अर्पिता ऋत्विक से बोली, ऋत्विक हमें तुमसे बात करनी थी ना। ऋत्विक बोला, हाँ चलो इनके नए वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैंने सुना है काफी अच्छा है, वहीं कुछ खाते हुए बात कर लेंगे। ठीक है तुम चलो, हम वॉशरूम से होकर आते हैं। अर्पिता जैसे ही निकली ऋत्विक ने गौरव को मैसेज किया, वी आर कमिंग, तैयार रहना। गौरव मैसेज पढ़कर खुश होते हुए बोला, फाइनली आज कोयल से मिल ही लूंगा मैं। क्या होगा अब जब अर्पिता और गौरव होंगे आमने सामने? अब तो खुल ही जाएगी अर्पिता की पोल। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। ऋत्विक ने गौरव को कोयल से मिलवाने का प्लान बना लिया था। इस समय अर्पिता, ऋत्विक और गौरव तीनों एक ही होटल में थे। मीटिंग से फ्री होते ही ऋत्विक ने गौरव को मैसेज करके तैयार रहने के लिए कहा। अर्पिता ने ऋत्विक को रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहा और बोली, तुम चलो मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। अर्पिता वहां से निकली कि तभी ऋत्विक के फोन पर कॉल आ गया। ऋत्विक फोन पर बात करने लगा। अर्पिता वॉशरूम जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रणवीर तुम लंदन से बिना बताए आ गए, इसलिए मुझे भी ऐसे अचानक से आना पड़ा। मुझे लगा तुम भाग गए हो मुझे धोखा देकर। अर्पिता ने रणवीर और लंदन सुना तो उसके कदम अपने आप रुक गए। वो खुद से बोली, बड़े रणवीर आ रहे हैं आजकल लंदन से, हमें क्या करना है, हम तो फ्री होकर जाते हैं ऋत्विक के पास। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो एक आदमी की आवाज सुनकर रुक गई। वो बोला, मीनाक्षी तुम्हें धोखा देना तो इम्पॉसिबल है, तुम जानती हो मुझ जैसों को कैसे हैंडल करना है, इसलिए तुमसे भागने की जरूरत नहीं कर सकता मैं, पैसों का कुछ काम था इसलिए आया था। आवाज सुनती ही अर्पिता बोली, अरे ये तो रणवीर जीजा जी जैसी आवाज है। अर्पिता ने चुपके से वहां देखा जहां से बातें करने की आवाज आ रही थी। वहां सागरिका के हस्बैंड को देखकर अर्पिता चौंक गई। वो बोली, ये लड़की कौन है और ये क्या भागने भगाने की बातें कर रहे हैं दोनों? अर्पिता वहीं खड़ी होकर दोनों की बातें सुनने लगी। मीनाक्षी बोली, अब कैसी सिचुएशन है, इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? रणवीर बोला, नहीं एक्चुअली मेरी फैमिली को अभी कुछ नहीं पता है इस बारे में, सागरिका को भी नहीं, तुमसे मिलने के लिए भी झूठ बोलकर आना पड़ा है ताकि किसी को शक ना हो। ये बात सब लोग सहन नहीं कर पाएंगे, स्पेशली सागरिका। किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड का ये सच पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सच पता लगने पर सागरिका बहुत सीन क्रिएट करेगी। मीनाक्षी बोली, रणवीर बताना तो पड़ेगा ना, कब तक छुपाओगे, और तुम्हें पता है कि मैं भी ज्यादा वेट नहीं कर सकती। रणवीर बोला, आई नो बता दूंगा मैं। अच्छा कॉफी नहीं पियोगी, लेट्स गो इनसाइड। दोनों अंदर गए तो अर्पिता बोली, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों, ऐसा क्या है दोनों के बीच जो सागरिका को प्रॉब्लम होगी, कहीं दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा है? इनके पीछे जाना पड़ेगा, पर वहां ऋत्विक भी तो इंतजार कर रहा होगा, पहले उसे बोल देते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसने ऋत्विक को फोन मिलाया तो उसका फोन बिजी आ रहा था। अर्पिता फोन काटकर रणवीर और मीनाक्षी के पीछे पीछे जाने लगी कि तभी ऋत्विक ने उसे कॉल बैक किया। अर्पिता के फोन उठाते ही वो बोला, सॉरी वो एक क्लाइंट का फोन आ गया था, तुम कहाँ गई? अर्पिता बोली, हमें थोड़ी देर लग जाएगी, तुम जब तक कुछ ऑर्डर करो ना, हम 10 मिनट में आएंगे। अर्पिता ने ये कहकर फोन काट दिया तो ऋत्विक की बात अधूरी ही रह गई। वो बोला, अब क्या याद आ गया इस बीच में, पहले मैं इतना नर्वस हो रहा था, अब ये ऐसे लेट करके सस्पेंस के साथ साथ मेरी नर्वसनेस भी बढ़ा रही है। एक काम करता हूँ, अंदर जाकर गौरव से मिल लेता हूँ। ऋत्विक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। गौरव को ढूंढता हुआ जब वो उसके पास पहुंचा तो वो वहां की सजावट देखकर चौंक गया। गौरव टेबल के पीछे बैठा था, इसलिए ऋत्विक उसके पैर को नहीं देख पा रहा था, लेकिन गौरव की सिर पर लगी चोट उसे साफ दिखाई दे रही थी। ऋत्विक को अकेले देखकर गौरव भी हैरान था। वो बैठे हुए ही बोला, कोयल कहाँ है, वो आ रही है ना अंदर? ऋत्विक बोला, वो आ रही है, पर तुझे ये चोट कैसे लगी? गौरव बोला, थोड़ी सी चोट है, नथिंग सीरियस। ऋत्विक सजावट की तरफ इशारा करते हुए बोला, और ये सब क्या है, ये फ्लावर्स कैंडल्स, हमें कोयल को ये सब कोइंसिडेंस लगवाना था, ये सब डेकोरेशन से उसे समझ नहीं आ जाएगा कि सब ऑलरेडी प्लान था। गौरव बोला, तू कोयल की चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा, देखना वो ये सब देखकर कितना खुश हो जाएगी, बस तुझे ना थोड़ी सी प्राइवेसी देनी होगी बाद में। ऋत्विक बोला, प्राइवेसी? एक सेकंड, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तूने क्यों बुलाया है कोयल को यहाँ पर? गौरव बोला, वैसे तो ये बात मैं सबसे पहले कोयल को ही बताना चाहता था, लेकिन अब तुझे बता देता हूँ, वरना तू बोलेगा कि तुझे कोयल को यहाँ लाने को बोला, तुझे नहीं बताया। ऋत्विक, मैं ना कोयल को बहुत पसंद करता हूँ यार, और उसे आज प्रपोज करने वाला हूँ। ये बात सुनकर ऋत्विक के होश उड़ गए। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि गौरव बोल क्या रहा है। उधर अर्पिता रणवीर और मीनाक्षी पर नजर रखे हुई थी, पर दोनों के दूर बैठे होने की वजह से कुछ सुन नहीं पा रही थी। वो बुदबुदाई, अच्छा खासा बाहर बातें कर रहे थे दोनों, पता नहीं अंदर क्यों आ गए। वहां हम कुछ सुन तो पा रहे थे कम से कम, यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है दोनों क्या बात कर रहे हैं और क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, दोनों की ना फोटो ले लेते हैं, फिर ऋत्विक से पूछेंगे कि आगे क्या करना है। अर्पिता छिपकर रणवीर और मीनाक्षी की फोटो खींचने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकलकर अपनी कार के पास गए तो अर्पिता उनके पीछे पीछे वहां भी चली गई। वहां अर्पिता की जासूसी चल रही थी तो यहाँ रेस्टोरेंट में गौरव की बात से ऋत्विक का दिमाग खराब हो गया था। वो बोला, गौरव हैव यू गॉन मैड, ऐसे किसी को बिना जाने पहली मुलाकात में प्रपोज कौन करता है, और तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो। थैंक गॉड कोयल मेरे साथ अंदर नहीं आई, वरना आज तो मेरी जान ही निकाल देती वो। मैं उसे फोन करके अंदर आने से मना करता हूँ अभी। गौरव ऋत्विक को रोकने के लिए खड़ा होने लगा तो पैर में फ्रैक्चर की वजह से उठ नहीं पाया और अपनी कुर्सी पर ही गिर गया। ऋत्विक उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पैर में प्लास्टर देखकर और भी शॉक्ड रह गया। वो बोला, तुम्हारे पैर में प्लास्टर बंधा है, फिर भी तुम यहाँ आ गए, यू आर क्रेजी गौरव। गौरव बोला, ऋत्विक लिसन, मैं कोई क्रेजी फैन नहीं हूँ कोयल का, आई लाइक हर जेन्युइनली, इतनी चोट लगी होने के बावजूद यहाँ आया हूँ, उससे तुझे पता नहीं लग रहा कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, और तुझे बताया तो था उस दिन कि मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है, हम दोनों पति पत्नी के बीच शादी जैसा कुछ नहीं है, और ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बस कोयल को रेडियो पर सुनकर उसका दीवाना हो गया हूँ, हम तो बहुत दिनों से। ऋत्विक गौरव के पागलपन से तंग आ चुका था। वो गौरव को बीच में चुप करवाकर गुस्से से बोला, तो तू सिर्फ मुझे यूज कर रहा था कोयल तक पहुंचने के लिए? अगर पहले बता देता ना तो मैं तुझे कोयल से हरगिज़ नहीं मिलने देता, और मिलने तो मैं अभी भी नहीं दूंगा तुझे, जस्ट गो फ्रॉम हियर। गौरव बोला, काम डाउन, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ। ऋत्विक ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कोयल के लिए ये मुसीबत उसने खुद खड़ी की है, इसलिए उसे सुलझाएगा भी वही। ऋत्विक शांत होकर बोला, गौरव इस सबका कोई मतलब नहीं है,
कोयल तुझे मना ही करेगी। गौरव बोला, तू इतना श्योरिटी से कैसे कह सकता है? चल ठीक है, उसे आने देते हैं। वो ना कहेगी तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा उसे, पर उसे बताकर तो रहूंगा मैं अपनी फीलिंग्स। और तू खुद देखना, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा नहीं होगा। तुझे पूरी बात पता ही नहीं है। ऋत्विक मन में बोला, इसे समझाना नामुमकिन है। टूटे हुए पैर की परवाह किए बिना यहाँ आ गया। कितना क्रेजी है ये कोयल के लिए, समझ सकता हूँ मैं, पर मेरी गलती और इसकी क्रेजीनेस की सजा अर्पिता क्यों भुगते? जब ये प्रपोज करेगा सबके सामने कितना एम्बैरेस हो जाएगी वो, और फिर उसके बाद मेरा मर्डर कर देगी। इसे तो मुझे अपने लेवल पर ही सॉर्ट करना होगा। ऋत्विक बोला, गौरव ट्रस्ट मी, कोयल को तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तू ये सब करके उसको और खुद को क्यों एम्बैरेस करना चाहता है? मैं समझ सकता हूँ कोयल को लाखों लोग पसंद करते हैं, वो है ही ऐसी, पर भाई समझ, उसे सच में तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गौरव झुंझलाकर बोला, अरे यार क्या कब से कोयल को मुझमें इंटरेस्ट नहीं है यही बोले जा रहा है तू? तूने पूछा उससे? इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है तू ये बात? ऋत्विक थक हार कर बोला, क्योंकि कोयल ऑलरेडी शादीशुदा है और वो भी मुझसे, मेरी वाइफ है वो। ये सुनते ही गौरव का चेहरा देखने लायक हो गया। वो बोला, वो फोटो वाला आदमी तू है? ऋत्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई और गौरव बोला, कोयल तेरी वाइफ है तो उसे मुझसे मिलवाने क्यों लाया तू? और ये क्या झूठ लगा रखा है तुम दोनों ने? मीडिया के सामने सच नहीं बता रहे और मुझे पागल बना रहे थे। कोयल का यही काम है क्या, लोगों को फंसाना? ऋत्विक अर्पिता के बारे में गलत सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? खुद शादीशुदा होकर दूसरी लड़कियों पर लाइन मार रहा है, अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है और एक इनोसेंट लड़की पर इल्जाम लगा रहा है। मैं यहाँ एक सेलिब्रिटी को उसके फैन से मिलवाने लाया था, वो फैन जो मेरा दोस्त है, अपनी वाइफ को उसके क्रेजी वन साइड लवर से नहीं। गौरव अपने बारे में ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो देखा कि बाकी लोग उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी रेस्टोरेंट के एक स्टाफ ने आकर कहा, सर आप दोनों प्लीज बाहर जाइए, बाकी के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं तो हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ऋत्विक ने गौरव को वार्निंग देते हुए कहा, मेरी वाइफ से दूर रहना और दोबारा कभी उसके बारे में एक भी शब्द गलत निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ऋत्विक ये कहकर बाहर निकल गया। गौरव वहीं बैठे हुए खुद से बोला, उस धोखेबाज के नाम से भी नफरत हो रही है मुझे, आई हेट कोयल। वहां पार्किंग में अर्पिता रणवीर और मीनाक्षी की बातें सुन रही थी। मीनाक्षी बोली, चलो रणवीर अब चलती हूँ, नेक्स्ट मुलाकात लंदन में होगी बेबी। वैसे तुम कब आ रहे हो लंदन? रणवीर बोला, 5-6 दिन में, बस यहाँ का काम खत्म कर लूं। मीनाक्षी बोली, सागरिका के साथ आ रहे हो? रणवीर बोला, नहीं नहीं अकेले ही, सागरिका यहाँ रहे तो ही ठीक है। आई नो, चलो निकलती हूँ, बाय, सी यू। दोनों जाते हुए गले मिले तो अर्पिता ने उन दोनों का एक और फोटो ले लिया। फोटो देखकर वो बोली, इस इंसान को क्या समझा था और ये क्या निकला? पता नहीं सागरिका को कब से चीट कर रहा है ये। ऋत्विक को अब सब कुछ पता नहीं होगा। ऋत्विक के प्यारे जीजाजी तो लालची होने के साथ साथ चीटर भी निकले। क्या करेगा वो जब उसे पता चलेगा रणवीर का सच? ऋत्विक ने गौरव को कोयल से मिलवाने के लिए एक होटल में बुलाया था। संयोग से वहां अर्पिता को ऋत्विक के जीजाजी रणवीर मीनाक्षी नाम की एक लड़की के साथ दिख गए। उनकी बातों से अर्पिता को शक हुआ कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिसे सागरिका और बाकी घर वालों से छुपाया जा रहा है। अर्पिता उसकी जासूसी करने लगी। वहां ऋत्विक गौरव से जाकर मिला तो ये जानकर शॉक रह गया कि गौरव का मकसद कोयल से एक फैन की तरह मिलना नहीं था, बल्कि वो तो कोयल के प्यार में है और वो उसे प्रपोज करने वाला था। ऋत्विक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने गौरव से अर्पिता का पीछा छुड़वाने के लिए कह दिया कि कोयल उसकी पत्नी है। गौरव ये सुनकर सदमे में था। वहां अर्पिता ने रणवीर और मीनाक्षी की कुछ फोटोज ली और ऋत्विक को दिखाने के लिए भागती हुई रेस्टोरेंट में गई और ऋत्विक को ढूंढने लगी। जब वो कहीं नहीं दिखा तो उसने ऋत्विक से बात करने के लिए उसका नंबर मिलाया। तभी उसकी नजर उस सजी धजी टेबल पर गई जो उसके लिए ही सजाई गई थी। वो बोली, बाबा जी आपकी भी क्या लीला है, वहाँ किसी का घर लुटने वाला है और यहाँ किसी का रोमांटिक डिनर प्लान हो रहा है। अर्पिता जब तक पहुंची तब तक गौरव वहां से निकल चुका था। ऋत्विक ने फोन उठाया तो अर्पिता बोली, कहाँ गई? पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढ लिया तुम्हें, खा पी कर घर निकल गए क्या? ऋत्विक अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। अभी अर्पिता से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी उसमें। वो बोला, सॉरी अर्पिता, एक अर्जेंट काम के लिए निकल गया, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल ऑफिस में मिलते हैं फिर। फोन काटकर अर्पिता बोली, हमें भी निकलना होगा, गौरव के अटेंडेंट के जाने का टाइम होने वाला है, ऋत्विक से कल ही बात करेंगे। वहां ऋत्विक खुद से बोला, कितना बड़ा गधा हूं मैं, कल अर्पिता को सब बताकर उससे माफी मांग लूंगा। अर्पिता होटल से निकलने लगी कि तभी उसके कोयल वाले नंबर पर गौरव का मैसेज आया, तुम इतनी बड़ी झूठी और धोखेबाज निकलोगी ये सोचा भी नहीं था, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। अर्पिता मैसेज पढ़कर सोचने लगी, अब ये क्या नया ड्रामा है? 3-4 दिन पहले तो दिल फेंक आशिक की तरह मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा था, अब दिल जले की तरह चली जाओ मेरी जिंदगी से वाले मूड में आ गया है। ये कौन सी चोट का असर है जो सिटी स्कैन में भी नहीं आई? अर्पिता घर पहुंची तो देखा गौरव वाकई बहुत खराब मूड में था। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। अर्पिता बिना कुछ बोले अंदर चली गई तो देखा गौरव रो रहा था। अर्पिता को देखकर वो अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से में बोला, बिल्कुल भी मैनेज नहीं है क्या तुम्हें? दरवाजा बंद है तो नॉक करके आना चाहिए ना, तुम्हारे ऑफिस वाले कैसे झेलते हैं तुम्हारी बदतमीजी? अर्पिता को अभी ये परवाह नहीं थी कि गौरव उसे क्या बोल रहा है, वो तो ये देखकर शॉक्ड थी कि गौरव रो रहा था। वो बोली, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बदतमीज हैं और मैनेज तो सीखे नहीं हमने, सॉरी पर तुम रो क्यों रहे हो? गौरव नजरें चुराते हुए बोला, मैं नहीं रो रहा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब बाहर जाओ तुम, मुझे सोना है। अर्पिता बोली, हाँ हो सकता है, हमें एक्चुअली प्यास लग रही है तो इसलिए शायद हर जगह पानी दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में भी। एक काम करो तुम सो जाओ, हम जा रहे हैं बाहर। अर्पिता दरवाजा बंद करके बाहर निकली तो खुद से बोली, कोई बहुत बड़ी बात है बाबा जी, गौरव रो रहा है और उसने वो मैसेज भी भेजा था, लेकिन कोयल से जुड़ी कोई बात हो गई और वो कोयल को यानी हमें नहीं पता। अजीब है, अब ये तो जानना ही पड़ेगा। कल जब मूड सही होगा ना तब बात करेंगे गौरव से। बाबा जी हमारी लाइफ है या डॉक्टर की पढ़ाई, इम्तिहान ही खत्म नहीं हो रहे हैं, एक सवाल का जवाब मिला नहीं कि उससे पहले दूसरा सवाल कूद पड़ता है। अगले दिन अर्पिता ऑफिस पहुंची तो पिछले दिन की तरह ऋत्विक और वो आमने सामने आए तो एक साथ बोल पड़े। अर्पिता बोली, देखो आज ना लेडीज फर्स्ट, हमारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने फोन में ऋत्विक को मीनाक्षी की फोटो दिखाकर पूछा, इसे जानते हो तुम? ऋत्विक फोटो को ध्यान से देखकर बोला, नहीं तो मैं नहीं जानता। अर्पिता ने दूसरी फोटो निकाली और ऋत्विक से बोली, अब
ऋत्विक को फोटो देखकर कंफ्यूज होते हुए बोला, ये तो रणवीर जीजा जी हैं, ये लड़की कौन है? अर्पिता बोली, हम कल होटल गए थे ना, वहीं दोनों को साथ देखा था हमने। हमने तुम्हें बोला था ना कि 10 मिनट बाद आते हैं, तब इन पर नजर रखे हुए थे हम। ऋत्विक चौंक कर बोला, नजर? पर क्यों, क्या बात है अर्पिता? अर्पिता गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, हमें इन दोनों की बातों से लग रहा है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। रणवीर जीजा जी कुछ छुपा रहे हैं हमसे। ऋत्विक बोला, क्या बकवास है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, रणवीर जीजा जी ऐसे है ही नहीं। अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले ऋत्विक बोला, एक सेकंड, तुमने बोला कि तुमने उन्हें कल शाम को होटल में देखा था, लेकिन जीजा जी ने तो सुबह कहा था कि वो किसी फ्रेंड की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाने वाले हैं शाम को। अर्पिता झट से बोली, वही तो, जीजा जी ने खुद इस लड़की मीनाक्षी से बोला था कि वो घर वालों से झूठ बोलकर मिलने गए थे उससे। अगर कुछ गलत नहीं होता ना तो उन्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? उनकी हर बात से साफ साफ लग रहा था कि वो सारिका को धोखा दे रहे हैं। ऋत्विक बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर। तो जीजा जी से पूछ लेते ना सीधे सीधे। तुम सही कह रही हो, मैं अभी उनको मिलने के लिए बुलाता हूँ। मेरी बहन के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तभी पीछे से सारिका की आवाज आई, धोखा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मेरा पति है तो मैं ही बात करूंगी उससे। सारिका को देखकर ऋत्विक और अर्पिता चौंक गए। सारिका ने अर्पिता के हाथ से फोन लिया और फोटो देखकर अपने आंसू रोकते हुए बोली, मुझे लग ही रहा था कि ये पहले वाला रणवीर नहीं है। अर्पिता, ये फोटो मेरे नंबर पर भेज दो। अर्पिता ने ऋत्विक की तरफ देखा तो ऋत्विक ने उसे पलके झपकाकर हाँ का इशारा कर दिया। फोटो लेकर सागरिका गुस्से में बाहर निकली तो अर्पिता भी उसके पीछे पीछे गई। उसने सागरिका को आवाज लगाई और बोली, सागरिका, तुम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी एक बात कहनी थी। जब कोई हमारे साथ गलत करे तो उसके सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, फिर चाहे हमें उस इंसान से कितना ही प्यार क्यों ना हो। और ठंडे दिमाग से काम लेना, हाँ, गुस्से में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। सागरिका अर्पिता को बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गई। वहां अपने कैबिन में ऋत्विक खुद से बोला, अर्पिता से कल के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी दी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्पिता अपने घर के लिए निकल चुकी थी पर उसका दिमाग ऋत्विक के घर पर था। वो खुद से बोली, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, काश सागरिका रणवीर जीजा जी की ऐसी क्लास लगाए कि उन्हें नानी याद आ जाए। ऋत्विक के घर पर सागरिका, रणवीर और ऋत्विक एक कमरे में इकट्ठा हुई। रणवीर ने देखा कि ऋत्विक उसे काफी गुस्से में देख रहा था। सागरिका बोली, रणवीर, मीनाक्षी कौन है? मीनाक्षी का नाम सुनते ही रणवीर सकपका गया। वो हैरानी से सागरिका की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। ऋत्विक बोला, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप, बताइए कौन है मीनाक्षी? रणवीर ये जानकर हैरान था कि सागरिका और ऋत्विक को मीनाक्षी के बारे में कैसे पता चला। वो बोला, मीनाक्षी को कैसे जानते हो तुम? सागरिका ने अपने फोन पर फोटो निकाला और उसे रणवीर को दिखाते हुए बोली, ऐसे, कल अर्पिता ने इस लड़की के साथ वहां देखा था तुम्हें। झूठ क्यों बोला तुमने रणवीर? कौन है मीनाक्षी, क्या रिलेशन है तुम्हारा उससे? रणवीर बोला, तुम्हें कोई भी फोटो लाकर देगा और तुम मुझसे सवाल पूछने लगोगी, इतना ही ट्रस्ट है तुम्हें मुझ पर? सागरिका बोली, हाँ, तुम तो ट्रस्ट की बात ही मत करो। तुम तो कल किसी के घर गए थे ना, अपने किसी दोस्त के। हाँ, तुम्हारे दोस्त ने हयात होटल खरीद कर उसे अपना घर बना लिया है। वाओ, मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? रणवीर बोला, सागरिका तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, हम लंदन चलकर वहां सब सॉर्ट कर लेंगे, यहाँ क्यों सब लोगों के सामने सीन क्रिएट करें? हाँ, ऋत्विक गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, कहीं नहीं जाएगी मेरी बहन, और पहले आप जवाब दो कि क्या चल रहा है ये सब। ऋत्विक के चिल्लाने की आवाज सुनकर मॉम और राज भी वहां गए। ऋत्विक गुस्से में रणवीर से बोला, आपने अचानक पैसे निकालने की बात की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बहन के साथ चीटिंग मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे आप? मॉम बोली, ऋत्विक ये कैसे बात कर रहा है तू अपने जीजा जी से, क्या हमारी सिखाई तमीज भूल गया? सागरिका बोली, क्योंकि ये इसी लायक है। राज और मॉम हैरानी से रणवीर और सागरिका को देखने लगे। सागरिका बोली, मॉम ये जो आपका दामाद खड़ा है ना सामने, जिसे आप बिल्कुल अपने बेटे जैसे मानते हो, वो धोखा दे रहा है मुझे, आपको, हम सबको। किसी और लड़की के साथ अफेयर है इसका। मॉम ये सुनकर रणवीर के पास गई और बोली, बेटा मैं नहीं मान सकती ये सच है, तुम मुझे बताओ, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम कुछ नहीं छुपा रहे हो, ये सब गलतफहमी है बेटा, फिर इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। रणवीर ने अपनी नजरें नीची कर ली। मॉम को जैसे झटका लगा, वो पीछे होते हुए निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। रणवीर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। अर्पिता अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंची तो गार्ड को देखकर बोली, और क्या हाल है भैया, आज डे की जगह नाइट शिफ्ट? हाँ, रोज वाली सिक्योरिटी गार्ड कहां गए? गार्ड बोला, मैडम कल रात को तबीयत खराब हो गई थी हमारी, इसलिए सुबह नहीं आ पाया था, फिर नाइट ड्यूटी वाले ने मेरी जगह मेरी दिन की ड्यूटी की, अब उसकी नाइट ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। अर्पिता बोली, अच्छा अच्छा, चाय बना दूं आपके लिए, आकर ले जाइएगा। गार्ड बोला, अरे नहीं नहीं मैडम, आपने पूछ लिया वही काफी है, वरना हम जैसे से तो कोई ठीक से बात भी नहीं करता। अच्छा सर कैसे हैं अब, डॉक्टर ने क्या बताया कल? अर्पिता कंफ्यूज होकर बोली, कल? गार्ड बोला, हाँ सर जा रहे थे ना डॉक्टर के पास, तब पूछा था हमने उनसे, फिर हमारे जाने का टाइम हो गया तो आते टाइम उनसे मिल नहीं पाए। क्या बोले डॉक्टर? अर्पिता बोली, बोले कि दूसरे फ्रैक्चर के लिए कब आ रहे हो? गार्ड कंफ्यूज होकर अर्पिता को देखने लगा तो वो बोली, मतलब टूटी हुई टांग से बैलेंस बिगड़ सकता है ना, फिर एक और फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा चलो हम जाते हैं, सर इंतजार कर रहे हैं। लिफ्ट में घुसते हुए अर्पिता खुद से बोली, दूसरा फ्रैक्चर हम करेंगे तुम्हारे सर का। अब गौरव का क्या करेगी अर्पिता, और क्या मोड़ लेगा सागरिका और रणवीर का झगड़ा? अर्पिता जब अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो उसे बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि पिछली शाम गौरव घर से बाहर गया था। ये सुनकर अर्पिता का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया था। वो अपने घर गई और सब्जी का थैला टेबल पर रखकर गौरव के अटेंडेंट की तरफ मुड़ी। वो बोला, गोभी, आज गोभी के पराठे बनाएंगी क्या मैडम? अर्पिता बोली, हाँ राजू जी, आप खाएंगे? राजू बोला, ठीक है, आप कह रही है तो एक दो ले लूंगा। अर्पिता बोली, जरूर। अच्छा हमें आपसे एक सवाल पूछना था, हमने आपकी कंपनी को आपके लिए 1 महीने के लिए 30,000 रुपए दिए थे, मतलब एक दिन का 1,000, और आप यहाँ दिन में 10 घंटे रहते हैं, उस हिसाब से 1 घंटे के कितने रुपए हुए? राजू हिसाब लगाता हुआ बोला,
100 रुपए हुए मैडम। गौरव सोच रहा था कि अर्पिता आते ही पैसों का हिसाब क्यों करने लगी। अर्पिता बोली, वेरी गुड, मतलब क्लास में ध्यान देते थे आप। चलिए तो आप जल्दी से 300 रुपए वापस कर दीजिए। राजू चौंक कर बोला, हाँ वापस क्यों मैडम? अर्पिता बोली, आपने क्लास में तो ध्यान दे दिया लेकिन यहाँ नहीं दिया ना। कल शाम को 3 घंटा पहले चले गए थे ना आप, तो उस हिसाब से 300 रुपए लौटाने पड़ेंगे ना। राजू बोला, मैडम मैं तो सर के कहने पर गया था, वो बोले कि आप लोग कहीं बाहर जाओगे इसलिए मैं भी जाऊं। गौरव ये सुनकर सकपका गया। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा तो गौरव इधर उधर झांकने लगा। अर्पिता अटेंडेंट से बोली, राजू जी आगे से सर कुछ भी कहे पहले हमसे पूछना, वरना अगली बार सीधा कंपनी वालों से हिसाब की बात करेंगे। जाइए अब। राजू जाने लगा तो अर्पिता बोली, अरे राजू जी रुकिए, पराठे नहीं खाएंगे? राजू धीरे से बोला, थैंक यू मैम, पर पेट भरा सा लग रहा है, कभी और खाऊंगा। राजू ने कहा और वहां से तेज कदमों से निकल गया। अर्पिता गौरव की तरफ मुड़ी तो गौरव बोला, मुझे बहुत थका हुआ लग रहा था कल वो, तो इसलिए मैंने भेज दिया उसे जल्दी। जाने के लिए मान ही नहीं रहा था, इसलिए झूठ बोला कि हमें कहीं बाहर जाना है। अर्पिता बोली, वाह सिर पर चोट लगने के बाद तो आप बहुत दयालु हो गए हैं, और तेज भी। राजू को यहाँ से भेजने के बाद आपकी सवारी कहां निकली थी? झूठ तो बोलना ही मत, गार्ड ने देखा था तुम्हें जाते हुए। गौरव मन में बोला, ये गार्ड अटेंडेंट सब इसके चमचे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की तरह सब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, एक बार पैर सही हो जाए उस गार्ड के बच्चे को तो तब दिखूंगा। गौरव बोला, हाँ मैंने तुमसे छुपाया, कल शाम को घर से बाहर गया था मैं। वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ गए थे? फिल्म देखने, बहुत बोर हो गया था, तुमसे बोलता तो तुम जाने नहीं देती, इसलिए अकेले चला गया। अर्पिता बोली, अच्छा फिर घर आकर रोने लग गए? हाँ ऐसी कौन सी दुख भरी दास्तां दिखाए तुम, और फिल्म का टिकट दिखाओ। गौरव अपने फोन पर टिकट निकाल कर बोला, ये देखो। अर्पिता हैरानी से टिकट देखने लगी तो गौरव बोला, कल इतना चल लिया था ना इसलिए दर्द हो गया था, दर्द से रो रहा था मैं, तुम्हें बोलता तो मेरे सर पर तलवार लेकर खड़ी हो जाती। अर्पिता मन में बोली, हमारी संगति का असर आ गया है इस पर, मक्खन की तरह झूठ बोले जा रहा है, पहले से पकड़े जाने का इंतजाम करके बैठा है, सच छिपा रहा है हमसे। हाँ पर बेटा रिश्ते में भले ही हम तुम्हारी बीवी हैं, पर दिमाग से अम्मा है, सच तो पता करके ही रहेंगे। वो बोली, अच्छा अब कैसा है तुम्हारा दर्द? दवाई ले ली थी, अब ठीक है। अरे वो तुम कल बोल रहे थे ना कि अपने दोस्त ऋत्विक से कोयल को मिलवाने की बात करोगी, की क्या बात? कोयल का जिक्र होते ही गौरव का मूड खराब हो गया। वो बोला, तुम्हें क्या मतलब उससे? मुझे मन होगा तो मिल लूंगा और नहीं तो नहीं मिलूंगा, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो सिर्फ एक आरजे है, भगवान ही है जो बस उससे मिलने के बारे में सोचता रहूं हमेशा। अर्पिता मन में बोली, ओहो भक्त तो नाराज हो गए, बाबा जी अब तो हमारे पेट में कीड़े कुल बुला रहे हैं, कैसे पता करें? अर्पिता बोली, हाँ तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा जो मन हो करो, पर अगली बार झूठ बोलकर घर से निकले ना तो तुम्हारी मम्मी को बोल देंगे। ये बोलकर अर्पिता कमरे से बाहर चली गई। गौरव बुदबुदाया, जिसकी वजह से इतने झूठ बोले उसने तो दिल तोड़ दिया हमारा, भगवान कहीं मुझे अर्पिता का दिल तोड़ने की सजा तो नहीं दे रहा। यहाँ गौरव का दिल टूटा था तो वहां सागरिका का। रणवीर के धोखा देने की बात से वो बहुत दुखी हो गई थी, टेंशन से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। उसे इस तरह दुखी देख मॉम ना कुछ खा रही थी और ना ही दवाई ले रही थी। ऋत्विक ने अर्पिता को फोन लगाया, उसे सब बात बताते हुए बोला, मॉम भी बच्चों जैसे जिद करके बैठी है कि सागरिका कुछ खाएगी तो ही खाऊंगी, ये कुछ खाएगी नहीं तो फिर दवाई कैसे लेंगी? अब तुम ही समझाओ इन्हें। एक तरफ दी और एक तरफ माँ, दोनों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। ऋत्विक ने मॉम को फोन पकड़ाया तो अर्पिता बोली, आंटी क्या बचपन है ये, मानते हैं हम क्या परेशान हो, पर खाना पीना छोड़ने से किसी परेशानी का हल थोड़ी होगा। ये किस किताब में लिखा है? पहले तो सागरिका बीमार पड़ेगी और फिर उसके बाद आप, और आप दोनों की वजह से ऋत्विक, हम कह रहे हैं हम सबकी सेवा नहीं करने वाले हैं, हॉस्पिटल में आप लोगों के पास ही एक और बेड लगाकर ना वहीं ले जाएंगे। मॉम बोली, मेरी बच्ची को दुख में देखकर कैसे गले से निवाला उतरेगा अर्पिता, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, भगवान जाने कैसी परीक्षा है ये। अर्पिता बोली, आंटी ये वो परीक्षा है जिसमें हम सबको साथ में एक साथ पास होना है, इसलिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। अभी सागरिका कमजोर है तो हम सबको उसका सहारा बनना चाहिए, अगर हम भी हिम्मत हार गए और हालातों पर रोना रोने लगे तो फिर तो होलिए पास, इसलिए आप हिम्मत दिखाइए और वो करिए जो आपका दिल कह रहा है। अर्पिता बहुत देर तक फोन पर बात करते हुए ऋत्विक की मॉम की हिम्मत बढ़ाती रही। अगले दिन शाम को मॉम ने सबको घर पर इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्होंने अर्पिता को भी बुलाया था। जब सब साथ में बैठे तो मॉम कुछ कागज बीच में रखकर बोली, मैंने अपनी बेटी के लिए एक फैसला लिया है, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, सागरिका और रणवीर तुम साइन करके इस शादी को यहीं खत्म करो। सागरिका चौंक कर बोली, मॉम मेरी शादी का डिसीजन लेने से पहले आपने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? रणवीर बोला, हाँ मॉम मैं और सागरिका खुद डिसीजन ले सकते हैं। मॉम बोली, रणवीर तुमने जो डिसीजन लिया वो हम सब ने देख लिया, उसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है, और सागरिका धोखेबाज पति को तो डिवोर्स देना ही है, तो इसमें क्या सोचना? तुम क्या एक झूठे और मक्कार इंसान के साथ जिंदगी भर रहना चाहती हो? राज बोला, मॉम आई कांट बिलीव दिस, आप डिवोर्स के बारे में बात कर रही हो, आप तो हमेशा घर को जोड़े रखने पर विश्वास करती हो। मॉम बोली, राज घर तो वहां जुड़ेगा ना बेटा जहां एक दूसरे पर विश्वास हो, यहाँ तो अब विश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, और मैंने ऋत्विक और अर्पिता से पूछकर ही ये सब किया है, इन दोनों को भी यही सही लगता है। अर्पिता बोली, आंटी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, अगर हमारा पति ऐसी हरकत करेगा ना तो उसकी गर्दन को गाजर की तरह तोड़ मरोड़ देंगे हम। अरे डिवोर्स तो फिर भी छोटी चीज है। ऋत्विक ने चौंककर अर्पिता की तरफ देखा तो अर्पिता बोली, अरे अगर ऐसा करेगा तो? सागरिका गुस्से में बोली, ये अर्पिता कौन है, मेरी लाइफ का सही गलत बताने वाली? हाँ मैंने पूछा इससे कुछ, फिर क्यों अपनी एडवाइस लेकर आ गई यहाँ पर? हाँ मॉम बोली, ऋत्विक की पत्नी है वो, जितना ऋत्विक का इस घर पर हक है उतना ही इसका भी है। तुम्हारी इसी आदत ने तुम्हारे घर को तोड़वाया है सागरिका, हमेशा गुस्से में रहती हो और मुंह से जहर उगलती रहती हो। अरे माना रणवीर ने गलत किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन उसे इन सब के लिए उकसाने वाली भी तुम ही हो, तुम जो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाती हो, कौन रहना चाहेगा तुम्हारे साथ? सागरिका हैरानी से मॉम को देखने लगी। ऋत्विक बोला, दी मॉम की बात से मैं भी अग्री करता हूँ, आपका गुस्सा बहुत तेज है, उसके आगे आपको ना कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। राज बोला, आप सब लोग क्या बोले जा रहे हैं, सबको हो क्या गया है आज? सागरिका अपने भाई और मॉम को ही अपने खिलाफ बोलते हुए सुनकर रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है, आप लोगों के हिसाब से इस बात के लिए मैं ही गलत हूँ, फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए? अभी तक सब कुछ चुपचाप सुन रहा रणवीर सागरिका के मणि की बात सुनते ही बोला, चुप करिए आप सब लोग,
सागरिका की कोई गलती नहीं है इसमें। अब किसी ने भी सागरिका के लिए कुछ भी गलत कहा तो मैं नहीं सुनूंगा। रणवीर को अचानक से सागरिका की तरफदारी करते देख अर्पिता बोली, अब ये ड्रामा ना काम नहीं आएगा जीजा जी, आपको जो करना था आपने कर दिया है। सागरिका का साइड लेने से आपकी इमेज तो अब सुधरने से रही, इसलिए चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन करिए और लंदन रवाना हो जाइए। सागरिका को हम संभाल लेंगे। रणवीर बोला, अपनी वाइफ को मैं खुद संभाल सकता हूँ और मैं नहीं दे रहा सागरिका को डिवोर्स। सागरिका हैरान होकर रणवीर को देख रही थी। तभी अर्पिता ने ऋत्विक को आंखों से कुछ इशारा किया। ऋत्विक ने जीजा जी को पीछे से पकड़ा और बोला, अर्पिता मैंने पकड़ लिया है, तुम करवाओ इनसे पेपर पर साइन। राज और सागरिका ये देखकर शॉक रह गए। राज बोला, अरे मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो इन दोनों को? मॉम बोली, ऋत्विक बेटा कस के पकड़े रहना और अर्पिता तू करवा जल्दी साइन। एक बार रणवीर का साइन हो जाए फिर सागरिका का तो मैं करवा ही लूंगी। सागरिका अर्पिता से पेपर छीनने लगी और राज ऋत्विक से रणवीर को छुड़वाने की मशक्कत करने लगा। सब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे घर में कोई रेसलिंग का मैच चल रहा हो। क्या होगा सागरिका और रणवीर की डिवोर्स की रेसलिंग के मैच का नतीजा? रणवीर के अफेयर का सच पता चलने के बाद सागरिका और घर के बाकी सभी लोग हैरान और परेशान थे। उसकी मॉम ने शाम को सभी को घर बुलाया और डिवोर्स के पेपर सबको दिखाते हुए कहा कि उन दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर सागरिका, रणवीर और राज तीनों ही शॉक्ड थे, लेकिन अर्पिता और ऋत्विक मॉम की तरफ थे। जब रणवीर डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ऋत्विक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अर्पिता उससे जबरदस्ती पेपर्स पर साइन करवाने लगी। सागरिका और राज अर्पिता और ऋत्विक से रणवीर को छुड़वाने लगे। कुछ ही देर में ऋत्विक का घर कुश्ती का अखाड़ा बन गया। अचानक से रणवीर चिल्लाया, अरे बंद करो सब, मीनाक्षी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। सागरिका बोली, सच बोल रहे हो तुम? रणवीर बोला, हाँ नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड, इनफैक्ट मेरा किसी से भी कोई अफेयर नहीं रहा है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सागरिका। अर्पिता बोली, सागरिका इनकी बातों में मत आना, तुमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। ये मीनाक्षी से कह रहे थे कि किसी को कुछ नहीं बताया इन्होंने, सागरिका को पता चलेगा तो वो ओवर रिएक्ट करेगी, सागरिका को लंदन नहीं ले जाना ही अच्छा है। और ये भी बोल रहे थे कि मीनाक्षी तुमसे बचकर कहाँ जाऊंगा। अरे लोग तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाकर भाग जाते हैं, फिर वो मीनाक्षी कौन है? सागरिका तुम खुद बताओ, कोई भी आदमी सिर्फ दोस्त या अनजान लड़की से ऐसे बातें करता है? सागरिका रणवीर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो बोला, ओह गॉड मुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था, इतना बड़ा सीन तो क्रिएट नहीं होता। अर्पिता बोली, तो आप बता दीजिए ना जीजा जी, क्यों बिना बात सस्पेंस बढ़ा रहे हैं? रणवीर बोला, वो लड़की यानी मीनाक्षी लंदन के उस बैंक से आई थी जिससे मैंने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है, उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, तो हम दोस्त जैसे ही हैं और वो भी सागरिका को जानती है। अर्पिता बोली, अच्छा इसमें तो सागरिका और बाकी लोगों से छिपाने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, मतलब आप सागरिका को पागल समझते हो कि आप जो बोलोगे ये वो सब मान जाएगी? हमारी लड़की गुस्सैल है लेकिन पागल नहीं है। सागरिका कभी अर्पिता को तो कभी रणवीर को देखने लगी। रणवीर अर्पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ, अरे क्यों मंत्रा बनकर मेरा घर तोड़वाने में लगी हो? सागरिका आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं बताई और मैं डरा हुआ था। सागरिका बोली, रणवीर अब तुम मुझे मत डराओ, जल्दी बताओ क्या बात है? रणवीर धीरे से बोला, सागरिका मुझे अपने लंदन वाले डायमंड्स के बिजनेस में 50 करोड़ का लॉस हो गया है, I've lost everything। सब ये सुनकर शॉक रह गए। सागरिका कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। थोड़ी देर बाद वो बोली, तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा रणवीर कि अपना इतना बड़ा दुख मुझसे शेयर कर सको। रणवीर बोला, तुम हमेशा ऋत्विक को उसके खराब बिजनेस कन्विक्शन के लिए टोकती रहती हो, उसने तुम्हारे फैमिली बिजनेस को जब से नुकसान पहुंचाया मैंने तब से तुम्हें उसको बस कोसते हुए और डांटते हुए ही देखा है। तुमने बहन होने के नाते उसकी हेल्प तो की है, लेकिन असल जिंदगी में तुम्हारा भाई बहन वाला रिलेशन खराब हो गया है। मुझे डर था कि मेरे लॉस की बात सुनकर हमारा रिश्ता भी ऐसा ही हो जाएगा, मैं रिस्पेक्ट खो दूंगा सबकी नजरों में और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं रेडियो मस्ती और बाकी 3 कंपनियों से अपना पैसा निकाल रहा था ताकि बैंक का लोन चुका सकूं। मुझे लगा था सब किसी को बिना पता लगे ही हो जाएगा, लेकिन अर्पिता ने हमें देख लिया और हमारी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मैं मीनाक्षी से बस इसी बारे में बात कर रहा था, यही सच है, लेकिन तुम्हें अभी यकीन ना हो तो बैंक से या फिर हमारे सीए से बात कर लो। सागरिका बोली, आप ठीक बोल रही थी मॉम, मेरे हस्बैंड को भी मुझसे अपने दिल की बातें कहने में डर लगता है, तभी तो इतनी बड़ी बात हो गई और ये अकेले सफर करते रहे और मैं बस बैठकर इन पर इल्जाम लगा रही थी। मैं सच में एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, पत्नी छोड़ो, अरे मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं हूँ। रणवीर बोला, नहीं सागरिका तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, पर मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पता है ना तुम्हें, तुम सोच समझकर अपना डिसीजन लो। अर्पिता बोली, चलो सागरिका तुम्हें भी एहसास हो गया कि तुम अच्छी पत्नी नहीं हो और रणवीर जीजा जी अब सड़क पर आ गए हैं तो इनके साथ जाकर करोगी भी क्या? लो दोनों साइन कर दो। सागरिका अचानक से चिल्लाई, अरे तुम डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ गई हो मेरी माँ? नहीं देना डिवोर्स, ना मुझे और ना रणवीर को, पीछा छोड़ो हमारा। तभी मॉम बोली, वैसे तुम दोनों तैयार भी हो जाते तो भी डिवोर्स नहीं हो पाता। सब हैरानी से मॉम को देखने लगे तो मॉम बोली, क्योंकि नकली पेपर्स हैं ये। अर्पिता का आइडिया था ये रणवीर से सच बुलवाने का, मैं और ऋत्विक तो इसके साथ मिलकर नाटक कर रहे थे बस। सागरिका बोली, कम ऑन मॉम, आर यू सीरियस? अर्पिता सागरिका से बोली, कल रात को आंटी से जब फोन पर बात हुई थी तो आंटी बोली कि इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रणवीर जीजा जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हें तब संभाला था जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं था और तुम अपने डैड की डेथ से टूट चुकी थी, तुम्हें डिप्रेशन से पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। आंटी बोली कि जब उन्होंने रणवीर जीजा जी से उनकी आंखों में देखकर सवाल किया था तभी उन्हें लगा था कि कितना दर्द में है वो, बस किसी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। अब आंटी को अपने दामाद पर इतना भरोसा था तो मुझे तो कोई आइडिया देना ही था, इसलिए अर्पिता में छिपी कोयल की आत्मा ने स्पेशल एडवाइस दे दी आंटी को और देखो सब ठीक भी हो गया। सागरिका ये सुनकर हैरान थी। राज बोला, मॉम आपने तो एक्टिंग में मधु वालों को भी पीछे छोड़ दिया, पर मुझे क्यों नहीं शामिल किया इस प्लान में? मैं भी कुछ करता ना, जीजा जी के पैर पकड़ लेता। तभी सागरिका ने अर्पिता को गले लगा लिया। वो बोली, सॉरी अर्पिता, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन तुम हमेशा हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाती हो। ये नजारा देखकर सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अर्पिता बोली, अरे ऋत्विक भूत पकड़ने वाली किसी बाबा को बुलाओ, सागरिका के शरीर में किसी और का भूत घुस गया है और हमको छोड़ ही नहीं रहा है। सागरिका पीछे हटी और अर्पिता के गाल पर मजाक में चाटा मारकर बोली, सॉरी
मैंने नहीं, भूत ने मारा है। इस बात पर सब हंसने लगे। मॉम राज से बोली, नारद मुनि, अगर तुझे प्लान बता देती तो ये नजारा कहाँ से देखने को मिलता? हाँ। ऋत्विक रणवीर से बोला, सॉरी जीजा जी, आपसे इतने गंदे तरीके से बात की, पर अब आप टेंशन मत लो, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। जरूरत पड़ी तो मेरे शेयर्स भी बेच देंगे। अर्पिता बोली, और हमारे भी। हमें पता है 50 करोड़ के सामने हमारे शेयर्स पानी की बूंद जैसे होंगे, पर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। तो जीजा जी, आपका वो तिनका हम ही समझ लीजिए आप। रणवीर बोला, फिर तो आज से तुम्हारा नाम तिनका सिंघानिया। ऋत्विक अर्पिता को प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगा, काश एक दिन अर्पिता के नाम के साथ सच में सिंघानिया जोड़ पाऊं। घर जाते हुए ऋत्विक अर्पिता से बोला, चलो मैं छोड़ाता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ रहकर फैमिली टाइम एंजॉय करो, हम खुद चले जाएंगे। तुम भी तो फैमिली हो। जीजा जी के लिए अपने शेयर तक बेचने के लिए तैयार हो गई, ऐसा तो कोई अपना ही करता है। अर्पिता बोली, अरे तुम तो बहुत सेंटी हो यार, हमारा कौन सा पैसा है, सब तुम्हारा ही तो है। हमने तो वैसे भी ऑफिस ज्वाइन करते समय बोला था, हमें पैसे और पोजीशन से मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट चाहिए। वैसे हमें सागरिका से ना उम्मीद थी और ना ही ऐसी कोई इच्छा कि वो हमसे सॉरी बोले और गले लगाए, पर उसने ये सब करके ना हमें बहुत रिस्पेक्ट दे दिया। बस हमें मिल गया जो चाहिए था। ऋत्विक अर्पिता को छेड़ते हुए बोला, वैसे दी की तरह मुझे भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने का बहुत मन कर रहा है। अर्पिता ने पहले ये सुनकर कंफ्यूजन वाला फेस बनाया और फिर बात समझ आते ही ऋत्विक को गुस्से से मारते हुए बोली, तुम ना बछड़े से सीधा सांड मत बनो, क्योंकि हमको सांड को कंट्रोल करना अच्छे से आता है, बता रहे हैं। ऐसा धोबी पछाड़ देंगे ना कि बछड़ा बनने लायक भी नहीं बचोगे, बकरी की तरह मिमियाते फिरोगे। ऋत्विक अर्पिता की मार से बचकर हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, जाओ वरना लेट हो जाओगी। अर्पिता कैब में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। कैब से उतरने के बाद जब वो अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगी तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो रुक गई और अचानक से पीछे घूमी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अर्पिता ने इधर उधर देखा और फिर वापस आगे की तरफ मुड़ते हुए बोली, अगर सच में कोई होता तो अभी चीख ही पड़ते हम। अर्पिता ने घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो अर्पिता चौंक गई। सामने गौरव की मम्मी खड़ी थी। अर्पिता अचानक से अपनी सास को वहां देखकर बौखला गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो बस मम्मी जी बोलकर चुप हो गई। गौरव की मम्मी बोली, हाँ हम ही हैं, हमें पता है, हमें अचानक से देखकर बौखला गई हो तुम, इसलिए क्या करना है वो सूझ नहीं रहा ना, हम बता ही देते हैं, पहले अंदर आओ। अर्पिता अंदर घुसी तो उसकी सास बोली, जब सास को बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, छू लो तो हमारे पैर। अर्पिता थोड़ा शांत होकर बोली, सॉरी मम्मी जी, ऐसे अचानक से आप सामने आ गई इसलिए अभी नीचे हमको लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो हम तो वैसे ही डरे हुए थे कि कोई भूत तो नहीं है, फिर आपको देख लिए तो। सासू माँ उसे पैनी नजरों से देखने लगी तो अर्पिता नीचे झुककर उनके पैर छूते हुए बोली, आप पहले बोल देती कि आप आ रही हैं तो हम आ जाते आपको लेने, पापा जी भी आए हैं ना। सासू माँ बोली, नहीं केवल हम आए हैं, उनको काम था वहाँ पर। जब से हमें पता लगा है कि तुमने कोई आदमी रखा है बबुआ का ध्यान रखने के लिए, तो हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था। अरे तुम्हारी ननद शिखा की जिम्मेदारी उसकी सास को सौंप कर यहाँ भागे चले आए हैं। अर्पिता बोली, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आपका बछड़ा मतलब आपका बबुआ आपको याद कर रहा था, चलिए सबके लिए चाय बना देते हैं। अर्पिता मन में बोली, पूरे देश में सर्दियों का मौसम चल रहा है और हमारे घर में तानों का, इनसे कौन सा काढ़ा बचाता है बाबा जी। अर्पिता जैसे ही अंदर जाने लगी तो दरवाजे की घंटी बजी। अर्पिता ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखते ही बुदबुदाई, सत्यानाश। दरवाजे पर खड़ी अर्पिता की माँ बोली, हमने बोला था ना भागवत खत्म होते ही आ जाएंगे, देखो आ गए बेटा। अर्पिता धीमी आवाज में बोली, हाँ देख रहे हैं। पहुंच चुकी है अर्पिता की सास और माँ उसके घर पर एक साथ। अब कैसे करेगी ये दो माओं की जोड़ी अर्पिता का जीना दुश्वार। अर्पिता अपने घर लौटी तो वहाँ उसकी सासू माँ के रूप में उसे सरप्राइज मिला, पर इतना ही काफी नहीं था। कुछ ही देर में जब उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी तो उसने वहाँ अपनी माँ को खड़ा पाया। अर्पिता इस डबल ट्रबल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो मन में बोली, बहुत बोर हो रहे थे ना गौरव बाबू, लो हो गया तुम्हारी मनोरंजन का जुगाड़ और हमारी घिसाई का भी। अर्पिता माँ को अंदर ले जाते हुए बोली, हमारी सास भी आई है आज। माँ वहीं रुककर बोली, अरे तो हमको पहले क्यों नहीं बताया तुमने, अब हमारी वजह से बहुत असुविधा हो जाएगी सबको। अर्पिता बोली, पहले बताते, हमको नहीं पता था कि आपने खुद के आने की खबर अखबार में निकलवाई है। अरे हमको क्या पता आप आएंगी आज, और आपका छोड़ो, हमको तो मम्मी जी का भी नहीं पता था, ऑफिस से आकर ही देखे उनको, और वो अकेली आई हैं, सो जाना आप दोनों एक कमरे में। माँ बोली, हाँ अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा, चलो अब उनसे और गौरव जी से मिल लेते हैं। माँ और अर्पिता उस कमरे में गए जहाँ गौरव और उसकी मम्मी बैठे थे। गौरव की मम्मी को देखते ही अर्पिता की माँ बोली, अरे नमस्ते निर्मला बहन जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके, कैसी हैं आप। अर्पिता की माँ को यूं अचानक देखकर निर्मला देवी को ताज्जुब हुआ, पर वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते सुमन बहन जी, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, सच कहें आपको देखकर मन खुश हो गया। तभी गौरव उठने की कोशिश करते हुए बोला, प्रणाम माँ। माँ झट से बोली, अरे उठिए नहीं, मान लिया हमने आपका प्रणाम, बहुत खुश रहो और जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बारे में सुनते ही हमें तो ऐसी चिंता लगी कि ना भजन में मन लगा और ना भोजन में। वहाँ मोहल्ले में भागवत का कार्यक्रम करवाया था ना, उसी की वजह से नहीं आ पाए, अब खत्म होते ही दौड़े चले आए हैं। निर्मला बोली, कितनी चिंता है आपको हमारे बबुआ की, अगर अर्पिता हमको पहले ही बता देती कि आप आने वाली हैं तो हम शिखा के पास ही रुक जाते, पर क्या करें, अर्पिता ऑफिस के काम में इतना बिजी रहती है ना आजकल, इसलिए कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिलता इसे। देखिए इसलिए तो पैसे देकर ध्यान रखने के लिए लड़के को रख रखा है, वैसे अच्छी सुविधा हो गई है आजकल, खुद के घर पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अर्पिता मन में बोली, ये निकला तानों के बाण से पहला तीर। बाबा जी अब माँ भी शुरू हो जाएगी कि हम घर पर क्यों नहीं रुके थे, और फिर गौरव को तो मजा आएगा हमारी लंका लगते देखकर, थोड़ी दिन ऑफिस में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी सुमन बोली, बहन जी वो क्या है ना, आपकी तरह हम भी बिना बताए ही टपक गए हैं यहाँ, अपने बच्चों का घर सोचकर ऐसे ही चले आए। वैसे अगर अर्पिता को भी बिना बताए सब पहले से ही दिखने लगे तो कमाल हो जाएगा, है ना। और आप सही कह रही हैं, बाहर से आदमी बुलाने की बढ़िया व्यवस्था हो गई है, ये तो फायदा तो उठाना ही चाहिए। हमारे समय में नहीं थे ना तो देखे कितना परेशान होते थे, दुई दुई छोटा बच्चा को संभालो, घर का सारा काम करो, कोई बूढ़ा बीमार पड़े तो उसको देखो। अगर हम भी नौकरी कर रहे होते ना तो जीना दूभर हो जाता फिर तो। अर्पिता हैरान होकर खुद से बोली, माँ हमारी तरफदारी कर रही है, ये तो चमत्कार हो गया। तभी गौरव भी अर्पिता का साइड लेते हुए बोला, मम्मी ये अटेंडेंट वाला आइडिया मेरा था, भरोसेमंद आदमी है राजू,
और अर्पिता ने सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर रखा है, वो बीच बीच में आकर मुझे देखते रहते हैं। ये खुद भी ऑफिस से दिन में 3-4 बार फोन करती है मेरी खबर लेने के लिए। गौरव के मुंह से ये सुनकर तो अर्पिता धन्य ही हो गई। वो मन में बोली, माँ और पति दोनों हमारी पार्टी में। बाबा जी, एक ही दिन में इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है हमसे। बेचारी सासू माँ, हमको तो दया आ रही है इन पर। अर्पिता की माँ और गौरव दोनों को अर्पिता का साइड लेते देख निर्मला देवी का मुंह उतर गया। अर्पिता बोली, अब मम्मी जी अच्छा है ना, अब दो माई गौरव जी का ख्याल रखेंगी, आपका बबुआ डबल स्पीड से ठीक हो जाएगा अब। निर्मला बोली, हाँ बात तो सही है, चलो अब कुछ खाने का इंतजाम कर लेते हैं, बातों से पेट थोड़ी ना भरेंगे। सुमन खड़े होते हुए बोली, आप बैठिए बहन जी, हम और अर्पिता बना लेते हैं खाना। आप माँ बेटे मन की बातें कर लीजिए 2-4, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। चलो अर्पिता। माँ और अर्पिता रसोई में गई तो अर्पिता धीरे से बोली, वैसे तो आप हमको सुनाती रहती हो कि हम ऑफिस से छुट्टी लेकर गौरव का ध्यान क्यों नहीं रखते, फिर आपने आज पाला कैसे बदल लिया? मम्मी जी को बड़ा समझा रही थी आप। सुमन बोली, हमको तो अभी भी यही लगता है कि तुमको छुट्टी ले लेनी चाहिए, सच बता रहे हैं। ऐसे पैसे का क्या काम जो अपने मर्द को टाइम ना दे पाओ? जो कमाया वो उस बाहर वाले आदमी को दे भी तो दिया, कहाँ बचा फिर तुम्हारे पास? हाँ अर्पिता बोली, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, घर के साथ साथ ऑफिस वालों के साथ भी कुछ कमिटमेंट होते हैं। अब आप क्यों नहीं आई फिर वो भागवत के पाठ को बीच में छोड़कर? अरे कोई और देख लेता ना व्यवस्था, पर नहीं, आपने जो जिम्मेदारी ली थी आप वो पूरी करके आई। एक बात बताइए, आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी मजाक, ऐसा क्यों? माँ गुस्सा होकर बोली, अरे तुम अपने ऑफिस के काम की हमारे भगवान की सेवा से तुलना कर रही हो। अभी जोर से नहीं बोल सकते वरना तुम्हें बताते हम, दोनों में दिन रात का फर्क है। अर्पिता हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दो हमें माँ, आपकी 1970 की सोच का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ हमसे लड़ने से अच्छा ना आप वहाँ मम्मी जी का साथ दे देती, कम से कम वही खुश हो जाती आपसे। सुमन बोली, तुम्हारी माँ है हम, अरे जरूरत हुई तो अकेले में तुमको 2-4 थप्पड़ भी जड़ देंगे, पर सबके सामने ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ जो तुम्हारी सास ने तुमको ताना मारा, तो इसलिए तुम्हारी साइड लिए हम, पर हम सोच रहे हैं कि हम कल ही चले जाएं वापस। अर्पिता चौंक कर बोली, क्यों माँ, अभी तो आई हो। सुमन बोली, किसी बात पर तुम्हारी सास से बहस हो गई ना तो अच्छा नहीं लगेगा, रिश्तों की मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए अर्पिता, इसलिए हम चले जाएंगे कल शाम को ही। फिर तुम तीनों घर वाले जानो, तुमको हम इतना तो सिखाए हैं कि कैसे अपनी परेशानियों को सुलझाया जाए, तुम ही संभाल लेना फिर सब। अर्पिता माँ को गले लगाकर बोली, हाँ जैसे आपकी मर्जी, पर आपकी ये ढाल वाली बात सुनकर बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू। सुमन बोली, चलो चलो अब खाना बनाने में मदद करो, तुम्हारे थैंक यू से ना हमारा पेट भरेगा और ना बाकी लोगों का। इसको थाली में एक तरफ चटनी की तरह परोस देंगे सबको, और थोड़ा सा सॉरी अलग से तुम्हारी सास को। अर्पिता हंसते हुए बोली, कुछ भी बोलती हो माँ। और दोनों खाना बनाने लगे। अगले दिन अर्पिता ऑफिस के लिए निकली तो रास्ते में उसके कोयल वाले नंबर पर किसी प्राइवेट नंबर से फोन आया। अर्पिता नंबर देखते ही बोली, ये नंबर तो हमने गौरव और ऋत्विक के अलावा और किसी को दिया ही नहीं है, फिर ये प्राइवेट नंबर से फोन कौन कर रहा है? कोई स्पैम ही होगा। अर्पिता ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में प्राइवेट नंबर से ही एक मैसेज आया। अर्पिता मैसेज पढ़ने लगी, मैडम कोई जरूरी काम ही है, उठा लीजिए फोन वरना एक अच्छा मौका खो देंगी। अर्पिता बुदबुदाई, अच्छा मौका? या तो ये ऋत्विक हमारे मजे ले रहा है या फिर गौरव कोयल से कोई मजाक कर रहा है, पर वो तो कोयल से नाराज है। तभी अर्पिता का फोन फिर से बजने लगा। अर्पिता बोली, जो भी है उसे अभी बताते हैं। अर्पिता ने फोन उठाते ही कहा, अच्छा मौका, स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर चांद पर भेजने वाले हो हमें। तभी फोन की दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आई, मन तो यही है कि तुम्हारे लिए चांद सितारे सब तोड़ लाऊं, तुम एक बार हाँ तो बोलो। आवाज सुनकर अर्पिता को समझ आ गया कि ना तो वो आवाज ऋत्विक की है और ना ही गौरव की। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन बोल रहा है और हमको चांद सितारे दिलाने के लिए इतना उतावले क्यों हो? वहां जमीन खरीदी है क्या तुमने? वो आदमी बोला, तुम चाहोगी तो वो भी खरीद लूंगा, और मैं तुम्हारा एक चाहने वाला बोल रहा हूँ, बस इतना ही जान लो। नाम जानकर क्या करोगी? तुम्हें नाम पसंद नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। अर्पिता बोली, तुम हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार हो तो नाम भी बदल लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, हमारा नंबर कहाँ से जोड़ा तुमने? वो आदमी बोला, ओफो, तुम लड़कियां भी ना बहुत सवाल करती हो, नंबर कहाँ से और कैसे मिला क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बहुत बहुत। अर्पिता बोली, लड़कियों से बहुत परेशानी है तो किसी लड़की से प्यार कर लो और शादी भी, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। अर्पिता ने ये बोलकर फोन काट दिया और बोली, अभी तो प्यार से बात किए हैं, अब दोबारा फोन किया तो बढ़िया भजन सुना देंगे। जाने कहां से नंबर निकाल लेते हैं, हमको तो ये टेलीफोन कंपनी वाले फ्रॉड लगते हैं, इधर उधर नंबर बांटते रहते हैं। रेडियो मस्ती के ऑफिस में ऋत्विक के रूम में मीटिंग चल रही थी, जिसमें राज, सागरिका, आलोक, ऋत्विक, रणवीर और अर्पिता मौजूद थे। ऋत्विक बोला, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन ज्यादातर से बात पैसों पर आकर अटक रही है। मैं कैसे इन्वेस्टर को ढूंढ रहा हूँ जो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए। वी नीड मोर मनी एज वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, और इस तरह हम जीजा जी को भी हेल्प कर पाएंगे और हमारी कंपनी की फंक्शनिंग भी स्मूथ रहेगी। तो कुछ इन्वेस्टर्स रेडी हैं इतने इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें से 3 हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, निशांत अग्रवाल, लकी छाबड़ा और नकुल श्रीवास्तव। अब बस एक बार उनसे मीटिंग फिक्स हो जाए तो मैं, राज और अर्पिता उनसे जाकर मिल भी लेंगे। अर्पिता नाम सुनते ही बोली, नकुल श्रीवास्तव, नाम सुना सुना सा लग रहा है। राज बोला, मुझे भी, अरे वो जो उस फेमस टीवी सीरियल में आता है वही ना। अर्पिता बोली, तुमको बूंदी का लड्डू और बेसन के लड्डू में फर्क नहीं समझ आता क्या? वो टीवी वाला नकुल शर्मा है। ऋत्विक इसको मीटिंग में ले जाएंगे हम। पता चला इसकी बातें सुनकर वो इन्वेस्टर ही हमसे पैसे मांगने लगे। मीटिंग खत्म करके अर्पिता जैसे ही रिकॉर्डिंग रूम में जाने लगी तो उसकी माँ का फोन आया। अर्पिता के फोन उठाते ही वो गुस्से में बोली, हम नहीं जा रहे हैं वापस बनारस, अब तो हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक तुम्हारी सास यहाँ कुंडली मार कर बैठी है। ये अचानक क्या हुआ जो निर्मला देवी पर सुमन देवी का गुस्सा फूट पड़ा? अर्पिता की माँ और सास दोनों बिना बताए अर्पिता के घर गुरुग्राम आ गए थे, लेकिन अर्पिता की माँ ने अर्पिता से कहा कि जब गौरव की मम्मी वहाँ है तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो अगले दिन वापस बनारस चली जाएगी। लेकिन अगले दिन जब अर्पिता ऑफिस में थी तब माँ का फोन आया और वो गुस्से में बोली, हम नहीं जा रहे वापस बनारस, अब तो हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक तुम्हारी सास यहाँ कुंडली मार कर बैठी है। अर्पिता ये सुनते ही अचंभे में बोली, क्या हुआ माँ? कल रात को तो आप मर्यादा का पाठ पढ़ा रही थी, अब हमारी सास को नागिन बोल रही है, क्या कर दिया मम्मी जी ने? माँ बोली,
अरे हम बोले उन्हें दिन में कि आप हैं तो हमारी क्या जरूरत, आप रुकिए अपने बहू बेटे के पास, हम चले जाते हैं। तो उस टाइम तो वो बड़ा प्यार दिखाकर बोली कि हाँ हाँ जाइए, इतने से काम के लिए दूरी लोग की क्या जरूरत, हम जाएं तब आ जाना आप। तो फिर थोड़ी देर बाद अकेले में गौरव जी को बोल रही थी कि पहले बेटी ने जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाया, अब माँ भी काम छोड़कर भाग रही है। हमको तो इतना गुस्सा आया वो गिरगिट देवी पर कि सीधे कमरे में घुस कर सुना दिए 3-4 बातों को। हम तो ऊका अच्छा सोच कर जा रहे थे और वो हमको ही विलन बना दी गौरव जी के सामने। अर्पिता अपना सिर पीटते हुए बोली, अरे माँ ये क्या किया आपने? गौरव तो बहुत गुस्सा हो गया होगा, कुछ बोला क्या वो? माँ बोली, नहीं, उल्टा वो तो अपनी मम्मी जी को समझाए कि हम ऐसे नहीं हैं। जब पिछली बार आए थे तब बहुत ध्यान रखे थे उनका, बोले कि हमको काम से डर नहीं लगता, तुमसे भी ज्यादा काम करते हैं। अर्पिता बोली, क्या बोले? हमसे ज्यादा काम करती थी आप? साला हम एक साल से गोल गोल रोटी बनाने के चक्कर में खुद गोल गोल घूम गए, पर हमारी मेहनत तो दिखती नहीं है इस आदमी को। माँ बोली, तुम मुद्दे से भटक रही हो अर्पिता, बात हमारी और तुम्हारी नहीं है, हमारी और तुम्हारी सास की है। और हमने सोच लिया है हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमको भगोड़ा बोली, अब हम ऐसा काम करेंगे कि वो खुद पछताएगी कि गलत औरत से पंगा ले ली है। तुम घर पर आओ, बाकी बात यहाँ करेंगे। अर्पिता मामा बोलती रह गई और माँ ने फोन काट दिया। अर्पिता बुदबुदाई, काश मिस्टर इंडिया वाली जादुई घड़ी सच में होती तो आज वही पहनकर घर जाते हम, छिपकर देखते कि दोनों बुढ़िया आपस में कैसे लड़ेंगे और गौरव बबुआ दोनों को कैसे संभालेगा। पर अभी तो घर जाकर हम ही बलि का बकरा बनेंगे। घर लौटते वक्त अर्पिता ने कैब की खिड़की से बाहर आसमान में देखा तो उसकी नजर चांद पर पड़ी और सुबह उसके फोन पर आए उस मनचले के फोन कॉल को याद करके अर्पिता को हंसी आ गई। वो बुदबुदाई, वो चांद सितारे दिलाने वाला तो गायब ही हो गया, बहुत ही सीधा निकला वो तो। एक बार मना करने पर ही मान गया, कोई न्यू कमर होगा। बनारस में तो कितनी लफंगे पिटकर भी नहीं मानते थे, जब तक पुलिस से 10-12 डंडे नहीं पड़ते थे ना, आशिकी का भूत नहीं उतरता था उनके सिर से। कितनी ही बार तो हम भी हाथ साफ किए हैं उन पर। ये सब सोचकर बनारस बहुत याद आता है। यहाँ तो किसी को मारे ही नहीं है कभी। अर्पिता हाथ पर खुजलाते हुए बोली, अरे पिटाई के बारे में सोचते ही हाथ कुल बुलाने लगे हमारे। अर्पिता घर पहुंची तो अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर सीधे गौरव के कमरे में चली गई। वहां उसे अकेले देखकर धीरे से बोली, कहाँ गई दोनों और क्या हालत है यहाँ? गौरव परेशान होता हुआ बोला, पूछो मत, लड़ाई के बाद से दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा है, बिना बोले लड़ रही हैं आपस में। मम्मी ने पालक का सूप बनाया तो माँ ने टमाटर का सूप बना दिया, माँ ने बादाम का हलवा बनाया तो मम्मी ने गाजर की खीर बना दी। अब दोनों मुझसे डिनर की फरमाइश पूछ कर गई हैं, कितना खाऊंगा मैं, पेट फट जाएगा मेरा, सही होने की जगह और बीमार ना हो जाऊं कहीं। अर्पिता बोली, इन दोनों की लड़ाई में 1 महीने का राशन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम समझाओ ना अपनी मम्मी को यार कि 5-7 दिन काट ले जैसे तैसे, फिर माँ चली जाएंगी। गौरव बोला, अब मम्मी नहीं सुनने वाली किसी की। माँ ने जैसे उन्हें चैलेंज दिया कि मेरा ध्यान वो मेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छे से रखेंगी, मम्मी ने तो जैसे प्रण ले लिया कि वो तुम्हारी माँ को कंपटीशन में पछाड़ कर रहेंगी। पता नहीं दोपहर से कौन कौन से काढ़े पी चुका हूं मैं। अर्पिता बोली, हम ना डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसा कोई टॉनिक है जिसे पीते ही हड्डियां जुड़ जाती हैं, तुम्हें पिलाएं और इनमें से किसी एक से तो छुटकारा मिले। अर्पिता ने चुपके से रसोई के बाहर जाकर देखा तो दोनों बिना कुछ बोले गैस के एक चूल्हे पर कुछ बनाने लगी थी। दोनों भले ही चुप थी, लेकिन काम करने की उनकी स्पीड और कढ़ाइयों में जोर जोर से करछी चलाने की आवाज उनके बीच के झगड़े को बखूबी दिखा रही थी। अर्पिता वहां से चुपचाप पीछे हटते हुए मन में बोली, अभी अंदर जाना तो खौलते तेल में हाथ डालने जैसा है, बिना बात जलेंगे, इन दोनों को अपने हाल पर ही रहने देते हैं। खाना खाते समय अर्पिता को एहसास हुआ कि उसकी माँ और सास का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। वो दोनों तो गौरव का ध्यान रखकर खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने में लगी थी। अर्पिता खुद से बोली, पापा जी खुद की माँ के पास होते हुए भी अनाथों जैसा लग रहा है, पूरा ध्यान गौरव पर है। लेकिन तभी दोनों माओं के बीच पिसता गौरव जो अपना पेट पकड़कर बैठा था, उसे देखकर अर्पिता ने कहा, अब कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो कम से कम ऐसे जबरदस्ती खाना तो नहीं खिलाता। जैसे तैसे डिनर खत्म हुआ, लेकिन जब सोने की बारी आई तो निर्मला बोली, आज हम अंदर अकेले ही सोएंगे, रात भर खराटों की आवाज सुन सुन कर कान दर्द हो गया हमारा। सुमन बोली, जिसके इतने नखरे हैं वो अपने घर जाए, किसी का 100 कमरों का महल नहीं है ये कि सबको अपना अपना अलग कमरा मिलेगा। निर्मला बोली, गौरव हम तो अकेले ही सोएंगे, अर्पिता अपनी माँ के लिए हाल में सोने का इंतजाम कर देगी। सुमन बोली, गौरव जी हमने तो साथ सोने से मना किया ही नहीं, तो हम क्यों बाहर सोए? हाँ, जिसको दिक्कत हो वो सोए। अर्पिता अपनी सासू माँ के लिए हॉल में बिस्तर लगा दो तो जरा, थोड़े नरम वाले गद्दे बिछाना, सख्त तो ये खुद भी बहुत हैं। अर्पिता बोली, मम्मी जी, माँ हमारे पास एक आइडिया है। मम्मी जी आप ना गौरव जी के साथ एक कमरे में सो जाइए और हम ना दूसरे कमरे में माँ के साथ सो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। निर्मला झट से बोली, तुम और गौरव वाला काहे सोओगे? वैसे भी आज पूर्णमासी की रात है, शादीशुदा जोड़ों के लिए अच्छी होती है, तुम एक साथ ही सोओगे। अर्पिता मन में सोचने लगी, पूर्णमासी की रात हो या फिर अमावस्या की, हमारी रातों पर तो वैसे भी ग्रहण लगा हुआ है, जिस आदमी का कंबल तक बिस्तर में हमारी साइड नहीं आता है उससे क्या ही उम्मीद करें। सुबह से शिकार बन रहा गौरव गुस्से में बोला, एक काम करते हैं, मैं और अर्पिता बाहर हॉल में गद्दे बिछाकर सो जाते हैं। मम्मी आप अपने कमरे में सो जाओ और माँ आप अपने कमरे में सो जाओ, आप दोनों को साथ भी नहीं सोना पड़ेगा और मैं और अर्पिता अलग अलग भी नहीं सोएंगे। हो गया निपटारा? चलो अर्पिता मेरा ये प्लास्टर काट दो ताकि मैं आराम से नीचे उठ बैठ पाऊं। अचानक से निर्मला बोली, अरे बबुआ तू सो अपने कमरे में, हम कर लेंगे खराटों से समझौता। तभी सुमन बोली, गौरव जी हम सो जाते हैं हॉल में, आप काहे तकलीफ कर रहे हो? निर्मला बोली, देख लो भाई हम तो तैयार है साथ सोने के लिए, हम पर नाम न डाले बाद में कोई कि मेहमान को बाहर सुला दिए। सुमन बोली, हम भी हॉल में सोने के लिए तैयार हैं, कहीं बाद में कोई रिश्तेदारी में ना कहे कि बहू की माँ आई और सोने की जगह पर ही कब्जा कर ली। गौरव ने गुस्से में अपने सिर पर हाथ मारा और बिस्तर से खड़ा होने लगा। गौरव को देखकर निर्मला और सुमन दोनों ही जल्दी जल्दी उसके कमरे से बाहर निकल गईं और अपने कमरे में घुस गईं। अर्पिता हंसते हुए बोली, तुम पिछले जन्म में रिंग मास्टर थे क्या? तुमने छड़ी घुमाई और दोनों एक पैर पर भागती हुई अपने कमरे में घुस गईं। गौरव बोला, पिछले जन्म का पता नहीं, पर अगर रोज ये चलता रहा ना तो इस जन्म में तो मैं पागल हो जाऊंगा जरूर, इससे अच्छा तो तुम ही छुट्टी ले लेती यार। अर्पिता मन में बोली, बाबा जी काश इसे ये एहसास हो जाए कि हर तरह से हम ही इसके लिए बेस्ट हैं।
अगले दिन अर्पिता जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने लगी तभी उसके फोन पर फिर से प्राइवेट नंबर से फोन आया। अर्पिता बुदबुदाई, इतना भी सीधा नहीं है ये, अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। उसने फोन उठाया तो उसके बोलने से पहले ही वो आदमी बोला, कल तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया ना, इसलिए आज तुम्हारे लिए अपने प्यार का एक और सबूत भेज रहा हूँ। अर्पिता ने पूछा, सबूत कहाँ भिजवाया है? वो आदमी बोला, तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर रखा है, जाओ देखो। अर्पिता दौड़कर दरवाजे पर गई और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि नीचे रेड रोजेस का एक बुके रखा है। अर्पिता ने इधर उधर देखा और झट से बुके उठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके सीढ़ियों में चली गई। वो सख्त आवाज में बोली, कौन हो तुम और चाहती क्या हो? मेरा एड्रेस कहाँ से मिला तुम्हें? वो आदमी बोला, बताया तो था तुम्हारा चाहने वाला हूँ, और तुम्हारा नंबर निकाल लिया तो एड्रेस निकालना कौन सी बड़ी बात थी। और मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ। अर्पिता गुस्से में बोली, बस इतना ही? बोरा गए हो क्या? हेलो फरमाइश में फोन किए हो जो लगा दी अपनी चाहतों की प्रदर्शनी हमारे सामने। नहीं करनी हमको तुमसे शादी। हमको दोबारा फोन किया ना तो ऐसा हाल करेंगे कि जीने की चाहत खो बैठोगे, फिर ना हम याद आएंगे और ना ही कोई शादी। पुलिस में बहुत जान पहचान है हमारी, 2 मिनट में अंदर करवा देंगे एक बार। अर्पिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उस आदमी ने फोन काट दिया। अर्पिता बड़बड़ाई, कैसे डर गया पुलिस के नाम से, वरना हिम्मत देखो हमारी घर तक चला आया। बाबा जी कहाँ जाए लोग ऐसे बाबले आशिकों से बचते हुए, घर को भी नहीं छोड़ा। पर जैसे पुलिस के नाम से डर गया उससे लगता तो है क्या परेशानी करेगा, थोड़ा ध्यान से रहेंगे। अर्पिता ने बुके को इधर उधर से देखा और फिर वहीं पास में रखे डस्टबिन में फेंक दिया और बोली, ये गया कचरे जैसे आदमी का प्यार कचरे में। कौन है ये आदमी जो कर रहा है अर्पिता को परेशान? सच में है कोई प्यार करने वाला या फिर प्यार के भेस में छिपा है कोई दुश्मन? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।